स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आपका दिया गया है, यहां पर दिया गया है क्या, कह रहे निम्नलिखित गुप्त शासकों में से किसने लिच्छवी वंश की एक लड़की से विवाह किया था। यहां पर जवाब देना है, इसका आंसर क्या हो जाएगा कि निम्नलिखित गुप्त शासकों में से किसने लिच्छवी वंश की एक लड़की से विवाह किया। यहां पर आंसर आपका राइट क्या हो जाएगा, तो देखिए आपका जवाब आपका यहां पर सी भी दे रहे हैं, कुछ लोग यहां पर बी दे रहे हैं, लेकिन आपका राइट आंसर सी हो जाएगा, चंद्रगुप्त प्रथम। याद रखिए चंद्रगुप्त प्रथम एक गुप्त शासक था, उसने कुमार देवी नाम की एक लड़की से शादी किया था, जो कि लिच्छवी वंश की, गौतम बुद्ध के समय में लिच्छवी वंश का जो मुख्यालय हुआ करता था बिहार का वैशाली था। तो यहां पर आंसर आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहे राजा शशांक जिसके खिलाफ हर्षवर्धन ने युद्ध की घोषणा की, वह राज्य का शासक था। बताइएगा, राजा जो शशांक था, शशांक के बारे में आपने पढ़ा होगा, जो बौद्ध वृक्ष था उसको करवाया था। तो याद रखिए इसका आंसर आपका हो जाएगा आपका डी नंबर, गौड़ हो जाएगा। याद रखिए राजा शशांक जिसके खिलाफ हर्षवर्धन ने युद्ध की घोषणा की, वह जो दोस्तों आपका था गौड़ राज्य का शासक था। इसको ऑप्शन डी नंबर है, राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि वाकाटक साम्राज्य की रानी रीजेंट प्रभावती गुप्ता कुबेर नाग और की बेटी थी। दोस्तों यहां पर 3 की अगर बात करें तो उससे ऑप्शन हो जाएगा आपका सी नंबर है। याद रखिए वाकाटक साम्राज्य की रानी रीजेंट प्रभावती गुप्ता का कुबेर नाग और चंद्रगुप्त सेकंड की बेटी थी। ऑप्शन बनेगा आपका यहां पर सी नंबर है, राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि हर्षचरित द डीड्स ऑफ हर्ष जो भारतीय सम्राट हर्ष की जीवनी है द्वारा लिखी गई है। तो ये बताइए सम्राट हर्ष की जीवनी किसमें लिखी गई है, तो आप कहेंगे बाण भट्ट में लिखी गई है। इसको ऑप्शन क्या बनेंगे, यहाँ पर बाण भट्ट इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। और यहाँ पर जो बाण भट्ट है ये आपके हर्ष का दरबारी कवि रहा है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि गुप्त प्रशासन के संदर्भ में विधि शब्द का संदर्भ से है, विधि शब्द का जो संबंध है वो किससे है, तो याद रखिएगा यहां पर प्रशासनिक इकाई से संबंध है। ऑप्शन डी नंबर इसका राइट हो जाएगा, प्रशासनिक की इकाई हो जाएगा। यहां पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि थानेश्वर से शासन करने वाले पुष्यभूति वंश के संस्थापक कौन थे। तो ये बताइएगा थानेश्वर से शासन करने वाले पुष्यभूति वंश के संस्थापक कौन थे। तो दोस्तों यहां पर आपका जवाब हो जाएगा वर्धन। क्या हो जाएगा, वर्धन इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। दोस्तों पुष्यभूति वर्धन वंश का संस्थापक था। यहां पर आंसर आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि किस वंश ने 320 एडी से लेके 550 एडी के बीच भारत पर शासन किया। यहां पर देखिए एडी मतलब हो गया आपका कह सकते हैं जो ईस्वी चल रही होती है। तो यहां पर देखो 320 से स्टार्ट होता है गुप्त वंश। यहां पर आंसर जो आपका बनेगा डी नंबर है, राइट हो जाएगा। और गुप्त साम्राज्य की स्थापना किसने किया था, तो आपके श्री गुप्त ने किया था। किसने, श्री गुप्त ने किया था। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि प्रसिद्ध चीनी यात्री ह्वेनसांग किस सम्राट के शासनकाल में भारत आया था। यहां पर 8 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन देखिए आपका हा से ह्वेनसांग और हा से हर्षवर्धन। तो ऑप्शन क्या बनेगा, यहां पर बी नंबर है, राइट हो जाएगा। दोस्तों ये आपका लगभग 15 वर्षों तक रहा था। दोस्तों 15 वर्षों तक रहा था और इसने अपनी पुस्तक आपके कह सकते हैं जो आपका ह्वेनसांग की पुस्तक थी सीयू की, उसमें भारत के समकालीन जो आर्थिक व्यवस्था थी, धार्मिक व्यवस्था थी, सबका परिचय उसमें किया है। यहां पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि बाण भट्ट निम्नलिखित में से किस भारतीय राजा का दरबारी कवि था। बाण भट्ट किस भारतीय राजा दरबारी का जो कवि रहा है। तो यहां पर देखो आपका आंसर क्या हो जाएगा, हर्षवर्धन। क्या हो जाएगा, हर्षवर्धन इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है उत्तर भारत में रहने वाले, क्या है, उत्तर भारत में रहने वाले भारतीय ऋषि द्वारा 3री शताब्दी में कामसूत्र मूल रूप से संकलन किया गया। तो दोस्तों कामसूत्र की जो रचना किया वो किसने किया था, तो यहां पर जवाब हो जाएगा वात्स्यायन। किसने किया था, कामसूत्र की जो रचना किया वो वात्स्यायन ने किया था। ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से उस राज्य का नाम बताएं जो चंद्रगुप्त को लिच्छवी से दहेज में मिला था। चलिए बताइएगा यहां पर इनमें से राइट इनमें से क्या हो जाएगा। यहां पर आपसे कह रहा है उस राज्य का नाम बताएं जो चंद्रगुप्त प्रथम को लिच्छवी से दहेज में मिला था। तो दोस्तों ये मिला था पाटलिपुत्र। याद रखिए पाटलिपुत्र इसका जो आंसर है यहां पर राइट हो जाएगा। सर्वाधिक प्रसिद्ध राजाओं में से चंद्रगुप्त वाले जो आपके थे वो ऑप्शन आपका नंबर है, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि गुप्त काल के दौरान के सिक्कों को निम्नलिखित में से किस नाम से पुकारा जाता था। जो गुप्त काल के सिक्के थे दोस्तों इन्हें क्या कहते थे, यहां पर आंसर देना है। तो दोस्तों याद रखिए गुप्त काल के दौरान सिक्कों को किस नाम से, तो आपका जवाब हो जाएगा दिनारस। क्या बोलते थे, दिनारस के नाम से जानते थे, दिनारस के नाम से। ठीक है, अब ये नहीं कह रहा है कि सोने के सिक्के या चांदी के सिक्के, ठीक है ना, ये तो नहीं कहा है। यहां पर आंसर आपका हो जाएगा आपका बी नंबर। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि हर्षवर्धन की वल्लभी विजय निम्नलिखित शिलालेखों में से किस में पाया गया है। मतलब हर्षवर्धन के जो आपका वल्लभी का विजय किया था तो इसका शिलालेखों में वर्णन है। यहां पर 13 का ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर है। ये नवसारी ताम्र शिलालेख से, नवसारी ताम्र शिलालेख में पाया गया है। हर्षवर्धन का युद्ध जो है हूण से हुआ है, गुर्जर से हुआ है ना, और
और भी आपके कह सकते हैं राजवंशों से हुआ है, तो यहां पर आंसर आपका सी बन जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि पूर्व गुप्त काल में कौन सी वस्तु निर्यात की सामग्री नहीं थी। पूर्व गुप्त काल में कौन सी वस्तु निर्यात की सामग्री नहीं थी। यहां पर दोस्तों आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो याद रखिए लोहा निर्यात होता था, सोना भी होता था, चांदी, लेकिन टिन का निर्यात नहीं होता था, टिन का निर्यात नहीं होता था। यहां पर आगे बढ़िए क्वेश्चन दिया गया है कि भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने वाला निम्नलिखित में से कौन था। सोने के सिक्के जारी करने वाले दोस्तों इनमें से कौन थे। 15 का ऑप्शन क्या बनेगा दोस्तों, 15 का ऑप्शन यहां पर बनेगा दोस्तों, याद रखिए इंडो ग्रीक। क्या बनेगा, इंडो ग्रीक इसका जो आंसर है यहां पर राइट हो जाएगा बी नंबर। गुप्त मत लगाइएगा, क्योंकि अगर गुप्त लगाते हैं तो उसका भी एक कंडीशन हो जाता है कि सोने के सिक्के जारी किसने किए, है ना। तो यहां पर याद रखिए सबसे ज्यादा सोने के सिक्के जो हुए थे वो गुप्त शासन काल में हुए थे। अगर पूछे शीशे के सिक्के तो आपके सातवाहन के समय चले थे। शुद्ध सोने के सिक्के कुषाण काल के समय चले थे। तो इस क्वेश्चन में कई प्रकार के क्वेश्चन बन जाते हैं। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहे मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध को जीता था किस वर्ष। मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध को कब जीता था। तो यहां पर देखिए ऑप्शन क्या बनेगा, 712 ईस्वी में। 712 ईस्वी में ये अरबी मुसलमान था और इसने भारत पर युद्ध किया और इसके बाद यहां पर अपने अधिकार में इसको ले लिया था। यहां पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहां पर आयोजित करता था। हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहां आयोजित करता था। तो दोस्तों ऑप्शन बन जाएगा बी नंबर आपके प्रयाग में। कहां पर है, प्रयाग में। दोस्तों याद रखिए इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका बी नंबर। अच्छा, इसे कहते थे महामोक्ष परिषद। याद रखिएगा जो धार्मिक सभा है इसको एक नाम से पुकारते थे, महामोक्ष परिषद। कहां, तो आपके प्रयाग, इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला दिया गया है विद्यालय जो गुप्त युग में मशहूर था। गुप्त युग में कौन सा विद्यालय मशहूर था दोस्तों, कांची, तक्षशिला, नालंदा या वल्लभी। तो दोस्तों यहां पर गुप्त समय दिया है और गुप्त समय की बात करें तो नालंदा इसका आंसर बनेगा। कौन सा, ऑप्शन सी नंबर इसका राइट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है ना। अगर गुप्त वंश के शासक थे कौन, कुमार गुप्त का नाम सुना होगा कि कुमार गुप्त ने इस विद्यालय की स्थापना करवाया था। यहां पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहे अपनी प्रसार की नीतियों के कारण भारत का नेपोलियन कहलाने वाला राजा इनमें से कौन था। चलिए, अपनी प्रसार की नीतियों के कारण भारत का नेपोलियन कहलाने वाला राजा इनमें से कौन था दोस्तों। तो यहां पर देखिए ऑप्शन डी हो जाएगा समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त, इसके समय सर्वाधिक विस्तार हुआ था दोस्तों, ठीक है। तो इसका आंसर जो आपका है वो आपका डी नंबर राइट हो जाएगा। अच्छा, ये शब्द जो कहा है वो किसने कहा था। कभी कभी क्वेश्चन बन जाता है कि भारत का नेपोलियन जो कहा है वो किसने कहा था। तो ये किया था स्मिथ ने कहा था। किसने कहा था, स्मिथ। स्मिथ की अगर बात करें तो विसेंट स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा था। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि इलाहाबाद में समुद्रगुप्त की प्रशस्ति मतलब कविता या गद्य के रूप में लिखी जाने वाली एक स्तुति आमतौर पर कवियों द्वारा किसने लिखी है। यहां पर 20 नंबर का ऑप्शन सी याद रखिएगा, हरिसेन ने। किसने, हरिसेन ने लिखा है। जो इलाहाबाद शिलालेख है यहां पर हरिसेन इसका आंसर है, राइट हो जाएगा सी नंबर। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि किस गुप्त शासक के कार्यकाल में चीनी यात्री फायान भारत में आया था। तो दोस्तों यहाँ पर फायान जो आया था ये गुप्त साम्राज्य में आया था और उस समय आपका चंद्रगुप्त द्वितीय जो कि ऑप्शन यहाँ पर सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। इसने भी लगभग देखा जाए तो 15 वर्षों तक इसने भी भ्रमण किया था, है ना। गांधार, तक्षशिला, पेशावर आदि स्थानों पर इसने भ्रमण किया था और यहाँ की जानकारी प्राप्त की थी। अगला क्वेश्चन दिया गया है, इनमें से कौन सा कथन गुप्त के बारे में या गुप्त वंश के बारे में सही नहीं है। गुप्त वंश के बारे में सही नहीं है, तो चलिए यहाँ पर बताइएगा। कह रहे वे मुख्यतः भारत के उत्तर और मध्य क्षेत्र में शासन करते थे, ये तो बात सही है। विशेषतः शासक वंशागत ही होता था और उत्तराधिकारी हमेशा बड़ा पुत्र होता था। दोस्तों यहां पर जो ऑप्शन दिया गया है बी नंबर, दोस्तों ये गलत दिया गया है। ये क्वेश्चन आप पहली बार पढ़ रहे हो, आपको याद रखिएगा कि यद्यपि उत्तराधिकारी बड़े पुत्र को बनाया जाता था, परंतु कभी कभी विद्वानों और सलाहकारों के द्वारा भी उत्तराधिकारी चुना जाता था, है ना। तो याद रखिएगा कि इसमें बड़ा भाई तो होता था, बड़ा पुत्र तो होता था, लेकिन सलाह भी ली जाती थी यहां पर सलाहकारों से और उसके बाद करते थे, ठीक है ना। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि कवि कालिदास किसके दरबार में रहते थे। कवि कालिदास किसके दरबार में रहते थे, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, मतलब ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। जो कालिदास थे दोस्तों ये संस्कृत भाषा के महान कवि रहे हैं, नाटककार भी रहे हैं, यहाँ पर आंसर सी बनेगा। और अगला क्वेश्चन, अच्छा एक क्वेश्चन और होता है क्या कि 6 महाकाव्यों में कालिदास के 3 काव्य शामिल हैं, ठीक है। 6 महाकाव्यों में जो संस्कृत के 6 महाकाव्य हैं उसमें कालिदास के 3 काव्य शामिल हैं और इन्हें भारत का शेक्सपियर भी कहा जाता है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हूणों को भारत पर आक्रमण करने से रोका था। यहां पर देख सकते हैं जो हूण थे
हूण को दोस्तों बोलते हैं मलिच्छ, और मलिच्छ कहा जाता है दोस्तों, ये शब्द मलिच्छ शब्द आपने सुना होगा, जो बहुत दिनों तक नहाते नहीं है ना, बहुत दिनों तक नहीं नहाते, उन्हें मलिच्छ कहा जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर हूणों को भारत पर आक्रमण करने से रोका था, ये था आपका स्कंदगुप्त। ऑप्शन सी नंबर इसका राइट हो जाएगा, स्कंदगुप्त इसका आंसर राइट हो जाएगा। और इनकी ये सफलता जो आपकी है, इस सफलता का जो गुणगान है वो जूनागढ़ अभिलेख में मिलता है दोस्तों, याद रखिए जूनागढ़ अभिलेख में इस सफलता का कह सकते हैं गुणगान मिलता है देखने को। अगला क्वेश्चन दिया है कि गुप्त वंश प्रसिद्ध था किसके लिए? तो गुप्त वंश में दोस्तों कला और स्थापत्य कला बहुत ज्यादा प्रचलित थी। क्या? कला और स्थापत्य कला बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध थी। यहां पर आंसर जो आपका इसका हो जाएगा, एक क्वेश्चन यहां से ये बनता है कि गुप्त वंश का शासन भारतीय इतिहास और भारतीय सभ्यता का स्वर्ण काल कहा गया है। क्या कहा गया है? भारतीय इतिहास तथा भारतीय सभ्यता का स्वर्ण काल कहा गया है। यहां पर आंसर आपका ये नंबर राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दिया गया है कि अंतिम बौद्ध शासक जो संस्कृत का महान विद्वान और लेखक था। चलिए भाई बताइएगा कि अंतिम बौद्ध शासक जो संस्कृत का महान विद्वान और लेखक था। देखिए 26 को ऑप्शन हो जाएगा आपका डी नंबर हर्षवर्धन। क्या? हर्षवर्धन जो ऑप्शन दिया गया है यहाँ पर डी नंबर राइट हो जाएगा, ठीक है ना। यहां पर देखा जाए हर्षवर्धन के 3 नाटक थे, कौन? प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद। यहां पर आंसर आपका डी नंबर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि गुप्त शासकों की सरकारी जो भाषा थी या दरबारी भाषा थी उसे क्या कहते थे दोस्तों? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। तो गुप्त शासकों की सरकारी भाषा क्या थी? संस्कृत थी, याद रखिए क्या थी? संस्कृत। इसका ऑप्शन डी नंबर राइट हो जाएगा दोस्तों। और यहां पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी। तो दोस्तों ये बताइएगा विक्रमादित्य की पदवी जो ग्रहण किया वो किसने किया था? ऑप्शन सी चंद्रगुप्त द्वितीय ने किया था दोस्तों, चंद्रगुप्त द्वितीय। इसको ऑप्शन सी नंबर राइट हो जाएगा। अच्छा, इनकी और भी उपाधियां थी, जैसे विक्रांक हो गया, परम भागवत हो गया, देवगुप्त, देवराज, देवश्री आदि नामों से भी इनको बुलाया गया है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि गुप्त शासन काल के दौरान निम्नलिखित में से ऐसा व्यक्ति कौन था जो एक महान खगोल विज्ञानी और गणितज्ञ था? तो ये खगोल वैज्ञानिक भी था और क्या था भाई? ये गणितज्ञ भी रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? ये है ऑप्शन सी आर्यभट्ट। क्या हो जाएगा? आर्यभट्ट इसका आंसर राइट हो जाएगा दोस्तों। और इसी से क्वेश्चन यहाँ पर एक बन जाता है क्या कि भारत के पहले उपग्रह का नाम बताओ। दोस्तों यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि भारत के पहले उपग्रह का नाम बताओ, क्या था भाई? तो आप कहेंगे आर्यभट्ट उपग्रह था, इन्हीं के नाम पर रखा गया था। वो 19 अप्रैल 1975 को इन्हीं के नाम पर रखा गया था। यहां से क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि गुप्त संवत निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्थापित किया गया था? गुप्त संवत। तो दोस्तों यहां पर आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त प्रथम। क्या हो जाएगा? चंद्रगुप्त प्रथम। इसका आंसर आपका ये नंबर राइट हो जाएगा, चंद्रगुप्त प्रथम हो जाएगा। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहां पर दिया है गुप्त काल में किस धातु के साथ जो सिक्के थे वो सर्वाधिक चलाए जाते थे। चलिए, गुप्त काल में किस धातु के सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए थे? गुप्त काल में किस धातु के सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए? दोस्तों 31 को ऑप्शन हो जाए आपका सोने के सिक्के। किसके? सोने के सिक्के आपके सबसे ज्यादा शुरू किए गए थे। वहीं पर दोस्तों यहाँ पर होता है किसके? तो आप कहेंगे सर जो शीशे के सिक्के थे वो सातवाहनों के समय चलाए गए थे। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है वराह मिहिर क्या थे? वराह मिहिर क्या था? यहां पर बताइए वराह मिहिर इनमें से क्या था? तो दोस्तों याद रखिए खगोलज्ञ था, मतलब ये खगोल से संबंधित था। 5वीं-6वीं शताब्दी में गणित और खगोल से संबंधित वराह मिहिर ने अपनी पंच सिद्धांतिका में इसका वर्णन किया है। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। यहां पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है निम्नलिखित में से किनके सिक्के संगीत के प्रति उनका प्रेम दर्शाते हैं? निम्नलिखित में से किनके सिक्के संगीत के प्रति उनका प्रेम दर्शाते हैं? यहाँ पर 33 को ऑप्शन सी गुप्त काल के जो सिक्के हैं दोस्तों, ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। और यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा आपसे दौहित्र, लक्ष्मी दौहित्र किसे कहते हैं? लिच्छवी दौहित्र किसे कहते हैं? यहां पर देखिए ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो जवाब हो जाएगा डी नंबर। आपके समुद्रगुप्त को लिच्छवी दौहित्र के नाम से जाना जाता है दोस्तों। क्यों? क्योंकि उनकी माता कुमार देवी एक लिच्छवी कुमारी थी। इनकी जो माता थी कुमार देवी एक लिच्छवी कुमारी राजकुमारी थी, इस कारण इन्हें लिच्छवी दौहित्र कहा जाता है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, यहां पर दिया है गुप्त काल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा सिक्का चांदी में जारी किया गया? देख सकते हैं कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं, हर प्रकार के क्वेश्चन आपके मिलेंगे। यहां पर गुप्त काल में दोस्तों कौन सा सिक्का था जो चांदी में? तो चांदी का सिक्का था दोस्तों, इसे बोलते थे रुपये का। क्या बोलते थे? रुपये का बोलते थे, रुपये का, जिसे हम लोग रजत कहते हैं। और अगर आपसे पूछे जाए दोस्तों और भी क्वेश्चन बन सकता है, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? आपका सी नंबर राइट हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है पहली शताब्दी ईस्वी पूर्व में गंगा नदी के बाढ़ के पानी को प्रवाहित करने वाली जल संचय प्रणाली किस स्थान पर थी? चलिए,
पहली शताब्दी ईस्वी पूर्व में गंगा नदी के बाढ़ के पानी को प्रभावित करने वाली जल संचय प्रणाली किस स्थान पर थी? बिल्कुल नया क्वेश्चन आपका देख सकते हैं, अभी हाल ही में पूछा गया था। यहां पर आपका आंसर आपका हो जाएगा श्रृंगेरपुरा। आपने नाम सुना होगा श्रृंगेरपुरा, ठीक है। यहां पर आंसर आपका ये नंबर है राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहां पर दिया गया है मयनामती और गोपी चंद की कहानी निम्नलिखित में से किस साहित्यिक कृति का हिस्सा है? मयनावती और गोपी चंद की कहानी निम्नलिखित में से किस साहित्यिक कृति का हिस्सा है? तो याद रखिए नाथ साहित्य से ऑप्शन आपका ये नंबर है राइट हो जाएगा, नाथ साहित्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, उस भारतीय राज्य की पहचान करें जिसे महाकाव्य काल में प्राग्ज्योतिष के रूप में जाना गया था। किसे प्राग्ज्योतिष के नाम से जाना गया था? तो दोस्तों ये है आपका कौन? तो आपका असम। याद रखिए असम को कहते थे। यहां पर इसके बाद क्या हुआ था? इसका नाम कामरूप हुआ था। इसके बाद ही इसका नाम हुआ था कामरूप हुआ था, और कामरूप यहां पर आंसर आपका ये नंबर हो गया। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन कुषाण वंश का शासक नहीं था? कुषाण वंश में दोस्तों यहां पर देखिए वशिष्ठ भी थे, हुविष्क भी थे और वासुदेव थे, लेकिन नहपान नहीं था। नहपान दोस्तों ये पश्चिमी क्षेत्रों में था। नहपान जो था ये पश्चिमी क्षेत्रों का महत्वपूर्ण शासक था। तो यहां पर आंसर आपका ये नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, एलिफेंटा की गुफाएं मुख्यतः निम्नलिखित में से किस देवता को समर्पित हैं? एलिफेंटा की जो गुफाएं हैं वो किस देवता को समर्पित हैं? तो दोस्तों ऑप्शन हो जाएगा शिव के लिए। किसके लिए? शिव भगवान के लिए समर्पित हैं। एलिफेंटा जो आपके एलोरा की गुफाएं हैं, इनका निर्माण किसने कराया था? बताइएगा। एक क्वेश्चन होता है कि एलोरा की गुफाओं का निर्माण जो करवाया वो किसने करवाया था? तो दोस्तों यहां पर हो जाएगा राष्ट्रकूटों ने। किसने? तो राष्ट्रकूटों ने करवाया था। दोस्तों लगभग देखा जाए तो 34 गुफाएं हैं। कितनी? 34 गुफाएं। और यहां से क्वेश्चन और बन जाता है कि आपकी यूनेस्को द्वारा इसे विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। कब? तो आपके 1987 में यूनेस्को द्वारा इसे याद रखिए विश्व धरोहर में भी शामिल कर लिया गया है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, वर्मन वंश के भास्कर वर्मन ने क्षेत्र में शासन किया था। तो दोस्तों भास्कर वर्मन ने कामरूप अर्थात असम में शासन किया था। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला दिया गया है, यशो विग्रह, महेंद्र चंद्र और चंद्रदेव वंश के पहले 3 शासक थे। तो दोस्तों यशो विग्रह और इसमें महिचंद्र और चंद्रदेव ये पहले 3 शासक थे जिन्होंने कहां पर? तो आपके गढ़वाल पर। कहां पर है? गढ़वाल पर शासन किया। दोस्तों याद रखिएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किस प्रतिहार राजा ने प्रभास की उपाधि ली थी? प्रतिहार राजा थे प्रभास। यहां पर दोस्तों देख सकते हैं 8 का ऑप्शन हो जाएगा। मिहिर भोज का नाम आपने सुना होगा। ये प्रतिहार वंश का वास्तविक संस्थापक दोस्तों कौन था? नागभट्ट प्रथम था। नागभट्ट प्रथम था और प्रतिहार के शासकों में मिहिर भोज का जो सबसे शक्तिशाली राजा था, इसने प्रभास की उपाधि धारण किया था। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहे संस्कृत कवि राजशेखर दरबार में रहते थे। तो राजशेखर कवि जो आपके संस्कृत के हैं और ये रहते थे आपके ऑप्शन ए महिपाल फर्स्ट के दरबार में रहते थे। महिपाल फर्स्ट दोस्तों, ठीक है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहे पाल वंश के पहले शासक इनमें से कौन थे? पाल वंश के पहले शासक इनमें से कौन थे? हर प्रकार के वंश से जो भी क्वेश्चन बना है महत्वपूर्ण वाले ही पॉइंट पढ़ाए गए हैं। तो याद रखिए गोपाल इसका आंसर आपका बी नंबर है राइट हो जाएगा, गोपाल हो जाएगा। और ये पूर्वी भाग में अपना साम्राज्य बनाए हुए थे, पूर्वी भाग में। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि पाल वंश के पतन के बाद बंगाल में किस राजवंश ने अपना शासन स्थापित किया? जब पाल वंश का अस्तित्व खत्म हो गया, इनके बाद दोस्तों आए थे सेन वंश। कौन आया था? सेन वंश आया था। दोस्तों इसका आंसर आपका ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि कुलीन प्रथा निम्नलिखित में से किसके शासनकाल से संबंधित थी? कुलीन प्रथा किसके शासनकाल से संबंधित थी? दोस्तों ऑप्शन हो जाएगा सेन वंश, जो कि डी नंबर इसका राइट हो जाएगा, सेन वंश हो जाएगा। यहां पर जात प्रथा, कुलीन प्रथा, इन्होंने अपने शासन में इसका प्रोत्साहन किया था। ठीक है, जैसे जात प्रथा हो गया, कुलीन प्रथा, इन्होंने अपने शासन में इसका प्रोत्साहन किया था। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस शासक वंश ने राज्य की राजधानी सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों यहां पर देखिए राजधानी आपसे सुमेलित नहीं है, तो प्रतिहार की कन्नौज थी, पल्लव की कांची थी, सेन की लखनौती थी, चालुक्य दिया गया है तंजौर। दोस्तों चालुक्य की क्या थी? कर्नाटक, जो वाताबी या वातापी कहते हैं। तो दोस्तों यहां पर एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहां पर प्रतिहार की कन्नौज, पल्लव की कांची जो कि तमिलनाडु में, चालुक्य की वादामी या वातापी, यहां पर सेन वंश का हो जाएगा लखनौती जो कि पश्चिम बंगाल में। यहां पर तंजौर तमिलनाडु राज्य में अवस्थित चोल साम्राज्य के शासन राजराज प्रथम की राजधानी हुआ करती थी। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए अगला है, निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में ह्वेनसांग ने पल्लवों की राजधानी कांचीपुरम का भ्रमण किया था? दोस्तों कांचीपुरम का भ्रमण जो किया वो आपके महेंद्र वर्मन फर्स्ट के समय कांचीपुरम के भ्रमण किया था। तो याद रखिए इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका नंबर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि प्रसिद्ध कंदरिया महादेव जो मंदिर है, प्रसिद्ध कंदरिया मंदिर कहां पर स्थित है? कंदरिया महादेव मंदिर दोस्तों बहुत बार पूछा गया है
और दोस्तों ये मध्य प्रदेश में है। ऑप्शन बनेगा आपका क्या, बी नंबर है आपके खजुराहो मध्य प्रदेश में। और यह मंदिर खजुराहो के मंदिर समूह में सबसे विशाल है, ठीक है, जो कि भगवान शिव को समर्पित आपका मंदिर है। और इसका निर्माण 999 ईस्वी में चंदेल वंश के राजाओं के द्वारा करवाया गया था। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश दक्षिण भारत में स्थित नहीं था। तो देखिए दक्षिण भारत में यहां पर देखिए होसल भी था, पांड्य भी था, कदम भी था, लेकिन कलचुरी जो वंश था दोस्तों ये दक्षिण भारत में नहीं था। यहां पर आंसर आपका डी नंबर है राइट हो जाएगा। ये कलचुरी जो आपका था ये मध्य प्रदेश साइड में इसका विस्तार था। यहां पर अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है बगदाद निवासी अल मसूदी किसके शासनकाल में भारत आया था। तो दोस्तों अल मसूदी का नाम आपने सुना होगा, ये बगदाद का निवासी था और ये जो भारत में आया था महीपाल के समय में आया था, महीपाल के समय में आया था। ये गुजरात प्रांत में आया था। कहां पर, गुजरात प्रांत में आया था। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भारत के किस भाग में 980 से लेके 1003 तक रानी दिद्दा के शासन किया था। रानी दिद्दा ने शासन किया। तो दोस्तों रानी दिद्दा ने शासन किया था आपके कश्मीर में। कहां पर है, कश्मीर पर किया था। और ये लोहार वंश की थी। कौन सी वंश की, लोहार वंश की थी। लोहार वंश की ये आपकी थी रानी दिद्दा, जिन्होंने कश्मीर पर शासन किया था। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किस साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का ने किया था। चलिए दोस्तों यहां पर जवाब देना है कि किस साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का ने किया था। 1 को ऑप्शन देना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो जवाब हो जाएगा विजयनगर साम्राज्य। ऑप्शन बी नंबर राइट हो जाएगा। इनकी स्थापना, इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1336 ईस्वी में किया था दोस्तों, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि चालुक्य वंश भारत के किस भाग में प्रमुख राज्य था। चालुक्य वंश भारत के कौन से दक्षिणी भाग में प्रमुख राज्य था। यहां पर आंसर सी नंबर इसका राइट हो जाएगा दोस्तों। यहां पर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि चोल शिलालेख तिरुनामट्टुनिकनी को के रूप में वर्णित करते हैं। देखो यहां पर जो चोल शिलालेख है इसका नाम है तिरुनामट्टुनिकनी। ये दोस्तों आपका है जो 3 नंबर में, तो ये है मंदिरों को उपहार में दी गई भूमि है। क्या, ये मंदिरों को उपहार में दी गई क्या है, ये भूमि है। इसका ऑप्शन बनेगा डी नंबर राइट हो जाएगा दोस्तों। यहां पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है गौतमी पुत्र सतकर्णी एक शासक था। चलिए गौतमी पुत्र सतकर्णी जो शासक था ये कहां का शासक था दोस्तों, में बताना है। चलिए सातवाहन जवाब दे रहे हैं और बड़ा अच्छा लगा कि आप लोगों ने सही जवाब दिया है। तो गौतमी पुत्र सतकर्णी दोस्तों सातवाहन का यहां पर आंसर आपका ये नंबर राइट हो जाएगा। वर्तमान में देखा जाए तो आपका जो दक्कन वाला क्षेत्र है उसमें सातवाहन राज्य का सबसे महान शासकों में थे, तो ऑप्शन ए बनेगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, मैसूर पैलेस किसका निवास था। मैसूर पैलेस किसका निवास था। मैसूर पैलेस दोस्तों ये था आपका वाडयार का। किसका, वाडयार। इसका जो आंसर है यहां पर जवाब हो जाएगा आपका डी नंबर राइट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। और मैसूर पैलेस जिसे अंबा पैलेस भी कहा जाता है, इसे अंबा पैलेस भी या अंबा विलास पैलेस भी कहा जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। ये शानदार महल में है, सबसे बड़े और शानदार महलों में इसकी गिनती होती है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि गंगा को उत्तर से दक्षिण ले जाने वाला चोल शासक कौन था। चलिए गंगा को उत्तर से दक्षिण ले जाने वाला चोल शासक इनमें से था पुलकेशन। कौन था भाई, यहां पर राजेंद्र चोल था भाई, राजेंद्र चोल था। इसका जो ऑप्शन है यहां पर सी नंबर राइट हो जाएगा। इसको एक उपाधि दी गई है भाई, इसको एक उपाधि दी गई थी दोस्तों। कौन सी उपाधि थी, इसको उपाधि दी गई थी दोस्तों गंगई कोड, है ना, गंगई कोड की उपाधि भी दी गई है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था। चालुक्य वंश का संस्थापक इनमें से कौन था। तो दोस्तों याद रखिए पुलकेशन प्रथम इसका जो आंसर है यहां पर ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। और यहां पर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि 14वीं शताब्दी की शुरुआत में चोल साम्राज्य पर हमला किया किसने किया था। चलिए 14वीं शताब्दी की शुरुआत में चोल साम्राज्य पर जो हमला किया वो किसने किया था। तो याद रखिए मलिक काफूर ने किया था। किसने, मलिक काफूर ने किया था दोस्तों, याद रखिएगा। यहां पर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि बादामी के चालुक्यों के बादामी जाने से पहले उनकी राजधानी क्या थी। मतलब जो बादामी के चालुक्य थे, है ना, इनके बादामी जाने से पहले इनकी राजधानी क्या थी। तो ये थी आपकी एहोल थी। क्या थी, एहोल। इसके ऑप्शन हो जाएगा आपका डी नंबर राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दिया गया है कि तमिल महाकाव्य शिल्पादिकारम का लेखन किसने किया है। तमिल महाकाव्य शिल्पादिकारम का जो लेखन किया है वो किया है आपके इलंगो आदिगल। यहां पर आंसर सी इलंगो आदिगल। ये दोस्तों 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, तो इसका आंसर आपका सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि विजयनगर की प्राचीन राजधानी हम्पी कहां पर स्थित है। बताइएगा विजयनगर की प्राचीन राजधानी हम्पी ये कहां पर स्थित है। जवाब हो जाएगा आपका बी नंबर आपके कर्नाटक में। कहां पर है, कर्नाटक। इसका जो आंसर है यहां पर राइट हो जाएगा। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है निम्न में से कौन सा शासक संगम राज्य चेर से संबंधित नहीं है।
एक संगम राज्य में चेर वंश भी आया था। तो चेर वंश से संबंधित कौन नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर उदयन आपके संबंधित है, नेदुल जेराल भी है, नेडुम है, लेकिन नेडियोन जो आपके हैं ये चेर से संबंधित नहीं है, ये आपके पांड्य से संबंधित है। किसे? तो आपके पांड्य राज्य से संबंधित था। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है विजयनगर के किस शासक ने अपने साम्राज्य में पुर्तगालियों को चर्च बनाने की इजाजत दिया था? विजयनगर के किस शासक ने अपने साम्राज्य में पुर्तगालियों को चर्च बनाने की इजाजत दिया था दोस्तों? तो यहाँ पर 13 का ऑप्शन बनेगा। ऑप्शन इनमें से आपका ए हो जाएगा वेंकट द्वितीय ने। वेंकट द्वितीय यहाँ पर आंसर राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि चोल राजवंश से उभरने वाला पहला महत्वपूर्ण शासक इनमें से कौन था? तो चोल राजवंश से उभरने वाला पहला महत्वपूर्ण शासक था यहां पर राज चोल। ऑप्शन बनेगा यहां पर बी नंबर है, राज चोल, इसका आंसर राइट हो जाएगा। इसने बंगाल, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, दूर दराज के इलाकों पर भी अपनी सशस्त्र चढ़ाई थी। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, यहां पर दिया है बहमनी शासक ताजुद्दीन फिरोज ने विजयनगर के किस शासक की पुत्री से विवाह किया था? तो दोस्तों इसने विवाह किया था किसके? तो देवराय प्रथम। किसके? देवराय प्रथम की पुत्री से विवाह किया। इसका ऑप्शन बी नंबर राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दिया गया है कि चोल राज्य को निम्न में से किस राष्ट्रकूट शासक के आक्रमण को झेलना पड़ा था? चोल राज्य को किस राष्ट्रकूट शासक के आक्रमण को झेलना पड़ा दोस्तों? तो यहां पर जवाब हो जाएगा कृष्ण तृतीय। दोस्तों कृष्ण तृतीय जो कि राष्ट्रकूट शासक हुआ करता था, यहां पर आंसर जो आपका है सी नंबर राइट हो जाएगा दोस्तों। यहां पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि विजयनगर साम्राज्य का कौन सा शासक पुर्तगाली गवर्नर अल्बुकर्क का मित्र भी था? तो दोस्तों देख सकते हैं विजयनगर साम्राज्य का एक शासक था जो पुर्तगाली गवर्नर अल्बुकर्क का मित्र भी था। ये अल्बुकर्क अभी आप पढ़ेंगे, जब आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे आगे, है ना, तो आपको ये मिलेगा अल्बुकर्क। तो दोस्तों आपका आंसर यहां पर 17 में बनेगा सी, कृष्णदेव राय। क्या बनेगा? कृष्णदेव राय, इसका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। थोड़ा आराम से सर जी, चलिए थोड़ा आराम से पढ़ेंगे। देखो दिया गया, कातकी वंश की कौन सी रानी ने वारंगल पर शासन किया जो आधुनिक में आंध्र प्रदेश का हिस्सा बना? दोस्तों 18 का ऑप्शन बनेगा रुद्रमा देवी। यहां पर आंसर आपका ए हो जाएगा रुद्रमा देवी। एक मूवी भी आपने सुना होगा, एक मूवी रुद्रमा देवी के नाम से आपने मूवी देखा होगा, आपके साउथ इंडियन की मूवी है। तो दोस्तों रुद्रमा देवी ने वारंगल पर शासन किया और काकती वंश की स्थापना की थी। यहां पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से प्रथम भारतीय शासक कौन था जिसने अरब सागर में भारतीय नौसेना की सर्वोच्चता स्थापित किया था? तो दोस्तों ये था आपका राज प्रथम ने क्या किया कि अरब सागर में अपनी भारतीय नौसेना की सर्वोच्चता स्थापित की। ऑप्शन ए नंबर इसका राइट हुआ। और दोस्तों क्या किया कि सिंघल पर आक्रमण किया, है ना, और आक्रमण करके श्रीलंका को चोलों के अधीन कर दिया था। यहां पर देखो अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा आपसे कि तमिल भाषा के दिया है, तमिल भाषा के शिल्पकादिकारम और मणिमेखलई नामक ग्रंथ किससे संबंधित हैं? तो दोस्तों ये संबंधित है आपके बौद्ध धर्म से। किससे? बौद्ध धर्म से संबंधित है। ऑप्शन बनेगा यहां पर बी नंबर है। और अगला क्वेश्चन दिया गया है, प्राचीन काल में बर्मा, जिसे हम लोग म्यांमार कहते हैं, ये किस नाम से जाना जाता था? तो दोस्तों म्यांमार को पहले हम लोग किस नाम से जानते थे? चलिए स्वर्ण भूमि के नाम से, याद रखिए इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, स्वर्ण भूमि के नाम से जाना जाता था प्राचीन काल में वर्मा को। ऑप्शन सी बनेगा। अगला दिया गया है कि पश्चिम भारत में चालुक्यों को किसने विस्थापित किया था? पश्चिम भारत में चालुक्यों को जो विस्थापित किया वो आपके पल्लव ने किया था। इसका ऑप्शन सी पल्लव हो जाएगा। पल्लव शासकों में देखा जाए तो दोस्तों यहां पर आंसर आपका बनेगा कौन? सी नंबर राइट हो जाएगा। यहां पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, चोल शिलालेखों में, क्या चोल शिलालेख में भूमि श्रेणियों के उल्लेख के अनुसार ब्राह्मणों के अतिरिक्त किसान को दी जाने वाली भूमि को किस नाम से जानते थे? तो दोस्तों याद रखिए चोल साम्राज्य में ब्राह्मणों को भी दिया जाता था, लेकिन किसान को दी जाने वाली भूमि को किस नाम से जानते थे? तो याद रखिए इसका जो आंसर है 23 नंबर में ऑप्शन हो जाएगा आपका विल्लान। क्या है? विल्लान बगई, इसका नाम है विल्लान बगई हो जाएगा। यहां पर आंसर आपका बनेगा नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, पल्लवों की राजधानी का नाम बताइएगा। पल्लवों की राजधानी का नाम क्या है? तो दोस्तों पल्लवों की राजधानी का नाम था, याद रखिए कांची। क्या हो जाएगा? ए नंबर है कांची, जो कि कांचीपुरम, जो कि आपके तमिलनाडु में है। और इन्होंने कांचीपुरम को 1000 मंदिरों का शहर भी कहा जाता है। दोस्तों याद रखिए कांचीपुरम को 1000 मंदिरों का शहर भी कहा जाता है, इसको नोट करिएगा। और अगला क्वेश्चन दिया गया है कि 738 ईस्वी में अरबों को पराजित किया था। तो दोस्तों अरबों को पराजित किया था आपके चालुक्यों ने। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा चालुक्यों में। और चालुक्य में देखा जाए दोस्तों विक्रमादित्य द्वितीय प्रमुख आपका रहा है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, हर्षवर्धन को किसने पराजित किया? हर्षवर्धन को पराजित किसने किया था? चलिए हर्षवर्धन को पराजित किया था पुलकेशन द्वितीय ने। ऑप्शन बनेगा यहां पर आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया गया है कि बीतपाल और धीमन नामक भारत के 2 महान कलाकार थे जो कि किस वंश से संबंधित थे?
तो बीतपाल और धीमन ये किस युग से थे? दोस्तों ऑप्शन है आपका पाल युग से किसे? पाल युग से संबंधित है। ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर। अगला क्वेश्चन दिया है कि किस चोल शासक ने पुहार शहर की स्थापना की थी? पुहार शहर स्थापना जो किया था वो किया था आपके करई काल। इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। किस चोल शासक ने पुहार शहर की? तो करई काल इसका आंसर जो आपका है डी नंबर राइट हो जाएगा। ये पुहार जो आपका है ये तमिलनाडु का एक कस्बा है ना, कावेरी पत्तन के नाम से भी जाना जाता है और चोल शासकों की पुहार की प्रारंभिक राजधानी भी थी। ऑप्शन डी बनेगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि राष्ट्रकूट साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? दोस्तों 29 की अगर बात करें दोस्तों तो राष्ट्रकूट साम्राज्य की स्थापना दंती दुर्ग या दंती वर्मन के द्वारा की गई थी। ऑप्शन बनेगा आपका नंबर। अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से सही मेल बताइएगा, इनमें से सही मेल कौन सा है? तो दोस्तों यहां पर देखो एलोरा है, एलोरा के जो मंदिर है वो राष्ट्रकूट वंश से संबंधित है। महाबलीपुरम पल्लव वंश से संबंधित है। मीनाक्षी जो संबंध है पांडनायक से और खजुराहो संबंधित है आपकी चंदेल से। अब आपको आंसर मिल गया है तो दोस्तों आप देख सकते हैं खजुराहो चंदेल यहाँ पर आपका राइट हो रहा है। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी लोग, है ना, यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एलोरा, राष्ट्रकूट, महाबलीपुरम पल्लव, मीनाक्षी पांडे और खजुराहो चंदेल। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि चोल राजाओं की राजधानी निम्नलिखित में से कौन थी? चोल राजाओं की राजधानी कौन थी 31 नंबर में? तो यहाँ पर आपको हो जाएगा तंजौर। ऑप्शन बी तंजौर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से किस चोल राजा ने सिलोन अर्थात सिंघल को सर्वप्रथम जीता था? अभी हमने बताया था सिलोन जो कि श्रीलंका का पुराना नाम हुआ करता था और इसने यहाँ पर जीता था राज प्रथम ने। दोस्तों राज प्रथम इसका आंसर है राइट हो जाएगा दोस्तों। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है धातु के बने सिक्के सर्वप्रथम कहां प्रकट हुए? चलिए धातु के बने सिक्के सर्वप्रथम कहां प्रकट हुए थे दोस्तों? यहां पर आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों आपका आंसर इनमें से 33 का बनेगा। सी नंबर है बुद्ध काल में। दोस्तों सिक्के जो आपके बुद्ध काल में थे। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है संगम युग के दौरान रोमन व्यापार का केंद्र कहां था? संगम युग के दौरान रोमन व्यापार का केंद्र जो था वो कौन था? तो दोस्तों यहां पर हो जाएगा आरिका मेड। क्या है? आरिका मेड इसका आंसर है राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन यहां पर दिया गया है कि चोल वंश में ग्राम प्रशासन के बारे में किस शिलालेख से उल्लेख मिलता है? चोल वंश में ग्राम प्रशासन के बारे में किस शिलालेख में उल्लेख मिलता है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा उत्तर मेरूर। क्या? उत्तर मेरूर इसका ऑप्शन बी बनेगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कह रहा आपसे किस पल्लव शासक के शासनकाल में पल्लवों और चालुक्यों के बीच लंबा संघर्ष हुआ था? तो दोस्तों याद रखिए किस पल्लव शासक के शासनकाल में पल्लव और चालुक्य के बीच में यह संघर्ष हुआ था? दोस्तों याद रखिए इसका ऑप्शन हो जाएगा महेंद्र वर्मन प्रथम। यहां पर आंसर आपका नंबर है राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन यहां पर दिया गया है। अब अच्छा यहां पर यह होता है कि जो चालुक्य नरेश थे विक्रमादित्य द्वितीय, ठीक है, इन्होंने पल्लव नरेश नंदी वर्मन द्वितीय को पराजित किया था। नंदी वर्मन द्वितीय को पराजित किया था। अगला क्वेश्चन है अलवार संत किस आधुनिक राज्य से संबंधित थे? अलवार संत जो थे किस आधुनिक राज्य से थे? तो याद रखिए तमिलनाडु इसका आंसर आपका ये नंबर है राइट हो जाएगा। और इस आंदोलन के प्रथम प्रचारक शंकराचार्य माने जाते हैं। दोस्तों अलवार संतों में जो तमिलनाडु से हैं इस आंदोलन का जो प्रथम प्रचारक माने जाते हैं शंकराचार्य को माना जाता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है संगम साहित्य का संरक्षक कौन था? संगम साहित्य का संरक्षक कौन था? तो दोस्तों याद रखिए पांड्य था। इसको ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। संगम जो कि तमिल कवियों का संघ अथवा मंडल था और इन संघों का जो परिषद आयोजन पांड्य शासकों के संरक्षण में किया जाता था। अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित को मिलान कीजिएगा, दिए गए कूट का सही प्रयोग करना है। और यहां पर दोस्तों देख सकते हैं इसका सही मिलान क्या हो सकता है। यहां पर वंश दिया गया है ना, और यहां पर क्या है आपकी राजधानी है। तो भाई चालुक्य की थी वातापी, चालुक्य की थी वातापी, यहां पर 2 बनेगा। होयसल की कौन थी? द्वार समुद्र थी। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, यहां पर 4 हो जाएगा। राष्ट्रकूट की पूछे तो आपकी मलखेड़ या मलकखेड़ जो कि आपके मान्यखेत बोलते हैं, इसे मलकखेड़ को मान्यखेत भी बोलते हैं। और काकती की थी आपकी वारंगल। तो यहां पर दोस्तों कौन सा हो गया? 1 हो गया, यहां पर 3 हो गया। तो 2 4 1 3, 2 4 1 3 ऑप्शन आपका ये नंबर है राइट हो जाएगा। यहां पर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और यहां पर अगला वंश आपका आ गया है गुलाब को दिया गया है निम्नलिखित में से किसने 712 एडी में भारत पर आक्रमण किया था? तो चलिए बताइए 712 ईस्वी में भारत पर आक्रमण जो किया वो किसने किया था? यहां पर आंसर की अगर बात करें देखिए लगभग सबका जवाब बिल्कुल सही आ चुका है। मोहम्मद बिन कासिम इसका आंसर जो आपका है नंबर है राइट हो जाएगा। और इसने क्या किया था? सफलतापूर्वक हिंदू क्षेत्र पर कब्जा भी किया था, है ना। और इस्लामी भारत में शुरुआत इसी के द्वारा यहां पर की गई थी। निम्नलिखित में से किसने वर्ष 1503 में भारत में पहला यूरोपीय किला बनवाया था? यहां पर आंसर जो आपका है वो राइट इनमें से क्या हो जाएगा? 2 को ऑप्शन की अगर बात करें तो ऑप्शन यहां पर नंबर हो जाएगा पुर्तगाली। दोस्तों जिसका भी ऑप्शन आ रहा है पुर्तगाली आपका जवाब राइट हो जाएगा, पुर्तगाली हो जाएगा। 1503 में बनवाया था। अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन तबकत ए नासरी पुस्तक के लेखक हैं? तबकत ए नासरी पुस्तक के लेखक इनमें से कौन है? तो दोस्तों ये है आपके मिनहाज उज उस सिराज। क्या नाम है? मिनहाज उज उस सिराज। यहां पर आंसर आपका बी नंबर है राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कह रहा आपसे ने अपने भरोसेमंद रईसों को
तुर्कान ए चहलगामी के नाम से जाना जाने वाले टारीस के समूह में संगठित किया था। तो दोस्तों ये बताइएगा तुर्के चहलगामी को संगठित जो किया वो किसने किया था। यहाँ पर 10 मतलब देखा जाए कि ये जो आंसर आपका दिया गया इल्तुतमिश, ये आपका आंसर इनमें से राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से किसको पृथ्वीराज चौहान ने तराइन के पहले युद्ध में हराया था। पृथ्वीराज चौहान ने तराइन के पहले युद्ध में जो हराया वो किसको हराया था, फटाफट जवाब देते रहिए। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, तो देखिए मोहम्मद गोरी इसका आंसर आपका बी नंबर है राइट हो जाएगा। और ये तराइन का पहला युद्ध था जो कि 1191 ईस्वी में लड़ा गया था, है ना। और इसके बाद दूसरा तराइन का युद्ध हुआ था 1192 में, जिसमें से पूरा उल्टा सिस्टम बन गया, इसमें पृथ्वीराज चौहान हार गया था, है ना। तो इस प्रकार से ऑप्शन बी बना। अगला क्वेश्चन दिया गया है दिल्ली का दूसरा शहर सीरी द्वारा बनवाया गया था। दिल्ली का दूसरा शहर सीरी ये बनवाया गया था दोस्तों, किसके द्वारा बनवाया गया, तो याद रखिएगा अलाउद्दीन खिलजी, जिसका ऑप्शन है यहाँ पर सी नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी, इसका आंसर है राइट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है महमूद गजनी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था। महमूद गजनी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया, 7 को ऑप्शन देना है। तो दोस्तों आपका जवाब हो जाएगा आपका ए नंबर, 17 बार आक्रमण किया गया है। कितनी बार, 17 बार दोस्तों आक्रमण किया इसने, याद रखिएगा इसका आंसर जो आपका है यहाँ पर ए नंबर है राइट हो जाएगा। और महमूद गजनवी इसका दरबारी कवि था, है ना, जिसने किताब भी लिखा था किताबुल हिंद, है ना, सर्वप्रथम भारत इसी के साथ आया था। यहाँ पर आंसर आपका ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि तोमर राजपूतों के अधीन पहला शहर कौन सा था जो उसके साम्राज्य की राजधानी बनी। तोमर राजपूतों के अधीन पहला शहर कौन सा था जो उनके साम्राज्य की राजधानी बनी। यहाँ पर 8 नंबर की अगर बात करें दोस्तों, ये है आपकी दिल्ली। क्या है, दिल्ली शहर की स्थापना की थी किसने, तो आपके तोमर नरेश अनंगपाल ने। किसने, अनंगपाल ने किया था। और दिल्ली तोमर साम्राज्य की पहली राजधानी बनी थी, याद रखिए ऑप्शन बने आपका ए नंबर। अगला क्वेश्चन दिया गया है खिलजी वंश ने दिल्ली शासन किया, अर्थात खिलजी वंश जो रहा है ये दिल्ली पर जो शासन किया कितने वर्षों तक किया था। तो यहाँ पर देखिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, 1290 से स्टार्ट होता है और 1320 तक रहता है। तो यहाँ पर आंसर आपका ये हो जाएगा। और यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं वंश के बारे में दिया गया है, गुलाम वंश 1206 से 1290 तक, खिलजी वंश 1290 से 1320 तक, तुगलक वंश 1320 से 1414 तक, सैयद वंश 1414 से 1451 तक, लोधी वंश आपका जो आपका है 1451 से 1526। तो इस प्रकार से याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है भारत पर शासन करने वाला पहला मुस्लिम राजवंश कौन था। भारत पर शासन करने वाला पहला मुस्लिम राजवंश इनमें से कौन था, 10 का ऑप्शन देना है। और दोस्तों 10 का ऑप्शन आपका गुलाम वंश। कौन है, गुलाम वंश दोस्तों इसका आंसर है राइट हो जाएगा, जिसे इलबारी वंश भी कहा जाता है। याद रखिए गुलाम वंश के कई नाम हैं, सबसे पहले तो गुलाम वंश हो गया, और इसी वंश को इलबारी वंश भी कहा जाता है। क्या कहते हैं, इलबारी वंश भी कहते हैं। इसी वंश को दास वंश भी कहा जाता है। क्या कहते हैं, दास वंश भी कहा जाता है। और इसी वंश को मामलुक वंश भी कहा जाता है। क्या बोलते हैं, तो आप याद रखिए मामलुक, ममलुक या मामलुक वंश भी इसी को कहा जाता है। तो कई नामों से इसे पुकारा जाता है। प्रथम शासक मोहम्मद गोरी का जो गुलाम था तुर्की कौन, कुतुबुद्दीन था। अगला क्वेश्चन दिया गया है तैमूर द्वारा ईस्वी में दिल्ली पर किए गए आक्रमण को तुगलक साम्राज्य के अंत के रूप में देखा गया। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं जो तैमूर ने आक्रमण किया था, और देखा जाए तो तुगलक साम्राज्य का अंत इसी से माना जाता है। यहाँ पर आंसर जो आपका है 1398 ईस्वी इसका आंसर है राइट हो जाएगा। और दोस्तों क्या हुआ था, भारी सेना, मतलब कह सकते हैं तैमूर की सेना बहुत ज्यादा थी, और इसने 5 दिनों तक भयंकर लूटपाट किया, कत्लेआम किया, है ना। और इस आक्रमण के फलस्वरूप जो तुगलक सुल्तान महमूद के शासन का अंत हो गया था। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि किस राज्य के चौहानों के द्वारा 12वीं सदी के मध्य में तोमर राजपूतों की हार हुई थी। तो दोस्तों यहाँ पर तोमर राजपूतों की जो हार हुई थी वो आपका आंसर भी हो जाएगा अजमेर, इसका आंसर राइट हो जाएगा कि अजमेर के चौहानों ने 12वीं शताब्दी के मध्य में तोमर राजपूतों को हराया था। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन दिल्ली के पहले शासक थे। दिल्ली के पहले शासक दोस्तों पूछा गया है, तो ये है आपका खिज्र खां। क्या हो जाएगा, खिज्र खां इसका आंसर है राइट हो जाएगा, जो कि स्वयं को सुल्तान नहीं मानता था दोस्तों। ये इसने एक पदवी धारण किया था रैयत ए आला, मतलब खुद को भगवान मानता था। रैयत ए आला की पदवी इसने ग्रहण किया था। अगला क्वेश्चन दिया गया है ने अरब सागर के किनारे कठियावाड़ के तटीय क्षेत्र पर हमला किया, जहां उसने 1026 में सोमनाथ शहर और उस शहर के प्रसिद्ध मंदिर को लूटा था। तो दोस्तों ये मंदिर जो आपका है आपका महमूद गजनवी, यहाँ पर आंसर राइट हो जाएगा, महमूद गजनवी ने लूटा था दोस्तों। और सोमनाथ शहर और उस शहर के हिंदू मंदिरों को उसने लूटा था दोस्तों, है ना। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है निम्नलिखित में से किस भारतीय शासक को महमूद गजनी ने 1001 ईस्वी में अपने पहले हमले में हराया था। महमूद गजनी ने 1001 में पहला हमला किया, और दोस्तों इस हमले में यहाँ पर गंधार के पेशावर के पास जयपाल नाम का दोस्तों भारतीय शासक था, जयपाल। यहाँ पर आंसर आपका डी नंबर है राइट हो जाएगा, जयपाल इसका आंसर राइट हो जाएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है, आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से किसने आंदोलन में सिजदा। चलिए निम्नलिखित में से किसने अदालत में, निम्नलिखित में से किसने अदालत में सिजदा मतलब दंडवत प्रणाम
और पावोज मतलब सम्राट के पैरों को चूमने की प्रथा शुरू की थी? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए आपका आंसर हो जाता गयासुद्दीन बलबन। इसने क्या किया था, यहाँ पर जो लेट जाते हैं ना, लेट के दंडवत प्रणाम लेट कर हो गया, और इसके बाद पैबोज मतलब हो गया जो सम्राट थे उनके पैरों को चूमना, ये प्रथा आपकी चलाया था गयासुद्दीन बलबन ने। ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा, बहुत ही क्रूर शासक आपका ये रहा था दोस्तों। और यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा आपसे गुजरात राज्य में पहली बार जजिया कर लागू करने वाला यहाँ पर शासक कौन था? तो दोस्तों गुजरात राज्य में पहली बार जजिया कर लागू करने वाला शासक इनमें से कौन है? तो ये है दोस्तों आपका अहमद शाह प्रथम। क्या है? अहमद शाह प्रथम। अगर सन की बात करें तो 1411 से लेके 1442 इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए क्वेश्चन। अच्छा, गुजरात के हिंदुओं पर पहली बार जजिया कर लगाया गया था गुजरात में, ठीक है। आगे बढ़िए क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किस मध्यकालीन शासक को जगत गुरु कहा जाता है? जगत गुरु के नाम से आपने नाम सुना होगा, इसके पहले भी क्वेश्चन आपने पढ़ा होगा। यहां पर नहीं पढ़ा है तो दोस्तों आपको याद रखिएगा, यहां पर आंसर भी हो जाएगा इब्राहिम आदिल शाह। याद रखिएगा इब्राहिम आदिल शाह जो फर्स्ट है, इसे जगत गुरु के नाम से भी जाना जाता था। आदिल शाह शासन के 5वें राजा इब्राहिम आदिल शाह को संगीत से बहुत लगाव था, वाद्य भी बजाता था और उसे जगत गुरु बादशाह भी कहा जाता था। यहां पर देखो अगला क्वेश्चन दिया गया है, ग्रंथ कश्मीर के राजाओं का विस्तृत विवरण देता है। तो जितने भी कश्मीर के राजा रहे हैं उनका विवरण जो मिलता है वो किसमें मिलता है दोस्तों? याद रखिएगा राज तरंगड़ी जो कल्हड़ द्वारा लिखी गई पुस्तक है कश्मीर के इतिहास के बारे में, यहीं पर देखने को आपको मिलेगी। यहाँ पर महाभारत काल से भी यहाँ पर जो इतिहास इसमें से देखने को मिलता है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित वंशों को उनके शासनकाल के क्रम में आपको सम्मिलित करना है। दोस्तों यहाँ पर देखिए सबसे पहले अगर बात करें तो देखिए आपका जवाब हो जाए क्या? खिलजी वंश, फिर तुगलक वंश, फिर लोधी वंश, है ना। यहाँ पर जो आपका 20 नंबर का ऑप्शन है यहाँ पर देख सकते हैं, 20 नंबर का ऑप्शन आपका ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। सबसे पहले खिलजी, फिर आपका तुगलक, फिर आपका लोधी। अगर हम आपसे क्रम से बात करें तो आप लोग इसकी भी आप लोग नोट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, लाख बख्श की उपाधि किस शासक को दी गई थी? लाख बख्श के नाम से भी किसे जानते हैं? जल्दी से बताइएगा कि लाख बख्श के नाम से जो जाना जाता है वो किसे जानते हैं? 21 का जो ऑप्शन बनेगा इनमें से राइट क्या हो जाएगा? तो दोस्तों लाख बख्श के नाम से कुतुबुद्दीन ऐबक को जाना जाता है। याद रखिए इसका ऑप्शन डी नंबर है, राइट हो जाएगा। इसका मतलब होता था लाखों में दान करने वाला, है ना। ये जो दान करता था लाखों में दान कर देता था, जो भी आता था उसको खूब ढेर सारा दान देता था। यहाँ पर आगे बढ़िए क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, या अच्छा एक शब्द और होता है कि इसे कुरान खां के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये शब्द आप पहली बार पढ़ रहे होंगे, चाहे जितना आपने पढ़ा हो सकता है कि ये शब्द आप पहली बार पढ़ रहे होंगे। जो आपका यहाँ पर कह सकते हैं इल्तुतमिश है, इल्तुतमिश को कुरान खां के नाम से भी जानते हैं। क्या? कुरान खां के नाम से भी जानते हैं, इसको नोट भी कर लीजिएगा। आगे बढ़िए क्वेश्चन दिया गया है, कह रहे पहली मुस्लिम महिला जिसने भारत पर आक्रमण किया। चलिए पहली मुस्लिम यहाँ पर जवाब देना है। सर मैंने पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात है, जिन लोगों ने पढ़ा है बहुत अच्छी बात है ना, बेहतर तरीके का ज्ञान है। और जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है तो यहाँ पर देखिए आपकी पढ़ाई तो चली रही है, कोई दिक्कत नहीं है। नए क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन भी आपके हैं। लाइक शेयर थोड़ा कम है तो लाइक शेयर भाई कर दीजिएगा, सभी लोग लाइक शेयर भी कर दीजिएगा जितने लोग यहाँ पर जुड़े हैं। देखिए पहली मुस्लिम महिला जिसने भारत पर शासन किया, यहाँ पर आंसर क्या बनेगा? 22 का जो ऑप्शन है दोस्तों यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान दोस्तों ये कौन थी? तो इल्तुतमिश की बेटी थी, इल्तुतमिश की बेटी थी दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है ना। और रजिया जो थी वो जनता के द्वारा दिल्ली सल्तनत की कह सकते हैं सुल्तान चुनी गई थी। यहाँ पर आगे बढ़िए क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किस तोमर शासक ने दिल्ली शहर की नींव रखी थी? दिल्ली शहर की नींव रखी थी आपके अनंगपाल, अभी हमने पढ़ाया था। यहाँ पर चंद्रवंशी राजपूत अनंगपाल तोमर ने 736 ईस्वी में लालकोट शहर की स्थापना की और लालकोट दिल्ली का पहला शहर बना था और दिल्ली इल्तुतमिश काल में सत्ता का केंद्र भी रही थी। यहाँ पर देखो दिया गया है, मोहम्मद गोरी ने अपने जीते हुए क्षेत्र के प्रशासन के लिए नियुक्त किया था। मोहम्मद गोरी ने अपने जीते हुए क्षेत्र के प्रशासन के बारे में नियुक्त किया। यहाँ पर कुतुबुद्दीन ऐबक जो कि ऑप्शन है यहाँ पर सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है कि कौन सा ऐसा दिल्ली का शासक था जो चौगान खेलते समय मृत्यु हुई थी? तो याद रखिएगा 1210 में मोहम्मद जो ऐबक है, ऐबक की मृत्यु हुई थी 1210 में। चौगान खेल रहा था, चौगान को हम पोलो भी कहते हैं, और लाहौर में घोड़े से गिरकर इसकी मृत्यु हुई थी दोस्तों, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, इल्तुतमिश ने कहां शिक्षा का केंद्र स्थापित किया? इल्तुतमिश ने शिक्षा का केंद्र जो स्थापित किया था दोस्तों वो आपकी दिल्ली में किया था, इसको ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, दिल्ली बनेगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, दिल्ली का सुल्तान बनने से पहले बलबन किस सुल्तान का प्रधानमंत्री था? यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि दिल्ली का सुल्तान बनने पहले बलबन किस सुल्तान का प्रधानमंत्री था? तो ये था नसरुद्दीन। यहाँ पर आंसर जो आपका बनेगा ए नंबर इसका राइट हो जाएगा, नसरुद्दीन इसका आंसर बन जाएगा।
यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे, नसरुद्दीन मोहम्मद पूरा नाम इनका है और नसरुद्दीन मोहम्मद को उलूग खां के नाम से भी जाना गया है। यहाँ पर देखो अगला क्वेश्चन दिया गया है, दिल्ली सल्तनत की शुरुआत कब हुई थी? दिल्ली सल्तनत की जो शुरुआत हुई थी ये हुई थी आपकी 1206 से, अभी हमने बताया था 1206, यहाँ पर आंसर हो जाएगा। गुलाम वंश की स्थापना यहाँ पर हुई थी और इसे मामलुक वंश भी कहा गया है। यहाँ पर दिया है दिल्ली सल्तनत का उद्धारक कौन था? दिल्ली सल्तनत का उद्धारक किसे कहते हैं? तो दोस्तों याद रखिए गयासुद्दीन बलबन। दिल्ली सल्तनत को सबसे सुदृढ़ करने का श्रेय गयासुद्दीन बलबन को ही दिया गया है। क्यों? इन्होंने सबसे पहले इल्तुतमिश द्वारा स्थापित किए गए 40 सदारे समूह को जो चहलगामी था उसे समाप्त किया। बलबन ने लौह और रक्त की नीति अपनाई। बलबन ने फारसी रीति रिवाज पर नौरोज त्योहार शुरू किया। दिल्ली सल्तनत में राजत्व का सिद्धांत भी सबसे पहले बलबन ने ही दिया। तो याद रखिए यहाँ पर आंसर डी नंबर लगाइएगा, इल्तुतमिश न लगाइएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है दिल्ली का पहला सुल्तान जो मुद्रा को नियमित प्रचलन में लाया और दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित किया था। तो दोस्तों याद रखिएगा मुद्रा से रिलेटेड क्वेश्चन आपका आएगा तो आपको इल्तुतमिश दोस्तों लगाना है। इसने क्या किया था? एक टंका जिसे बोलते हैं जो कि चांदी का बना था, एक दूसरा जो आपका जीतल था जो कि तांबे का बना था। ये दो प्रकार के सिक्कों का प्रचलन इसी के द्वारा हुआ था और दिल्ली को अपनी राजधानी घोषित इसी ने ही किया था। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान की मृत्यु पोलो या चौगान खेलते हुई थी? यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं क्वेश्चन आपको बताया गया कि यहाँ पर आंसर आपका है यहाँ पर जो कुतुबुद्दीन ऐबक है इसकी क्या हुआ था? घोड़े या पोलो या चौगान खेलते समय इसकी मृत्यु हुई थी। यहाँ पर देखो अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किसने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया? यहाँ पर बताइएगा कि सोमनाथ मंदिर पर जो आक्रमण किया वो किसने किया था दोस्तों? यहाँ पर आंसर में से राइट क्या हो जाएगा? तो दोस्तों यहाँ पर 31 का जो ऑप्शन ये हो जाएगा, महमूद गजनवी ने यहाँ पर आक्रमण किया। कहा जाता है कि महमूद गजनी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था, ठीक है ना। और उसके समय में आक्रमण जो हुआ था वहां हिंदू एक शासक था भीमदेव प्रथम, जो महमूद गजनी की यहाँ पर मृत्यु हुई थी वो आपकी 1030 में हुई थी। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा आपसे खिलजी वंश आ गए हैं। खिलजी वंश में कह रहा है कि प्रसिद्ध यात्री मार्को पोलो किस देश का निवासी था? यहाँ पर जवाब देना है, मार्को पोलो जो निवासी था ये कहाँ का निवासी था दोस्तों? यहाँ पर जवाब देना है। चलिए यहाँ पर आंसर आपका बी हो जाएगा। याद रखिए इटली का था दोस्तों। कहाँ का था? ये इटली का था। ये व्यापारी दोस्तों, ये खोजकर्ता के साथ साथ राजदूत भी था, है ना। इसने एशिया पहुंचने वाले प्रथम यूरोपीय व्यक्ति के रूप में भी इसे जाना जाता है। एक शब्द आपने सुना होगा रेशम मार्ग, तो दोस्तों वह रेशम मार्ग की यात्रा करने वाला प्रथम यूरोपीय एक था। क्वेश्चन अगर पूछे कि रेशम मार्ग की यात्रा करने वाला प्रथम यूरोपीय व्यक्ति कौन था, याद रखिएगा यहाँ पर इटली का जो आपका मार्को पोलो है। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल था? यहाँ पर बताइएगा अलाउद्दीन खिलजी के समय राज्यपाल जो था वो दोस्तों गयासुद्दीन तुगलक था। इसका जो आंसर आपका दिया गया है यहाँ पर 33 को ऑप्शन डी नंबर इसका राइट हो जाएगा, ये गयासुद्दीन तुगलक बन जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि पहला मुस्लिम शासक कौन था जिसका साम्राज्य भारत के सुदूर दक्षिण सहित लगभग संपूर्ण भारत में फैला हुआ था? दोस्तों 34 नंबर में देख सकते हैं, ये है आपका अलाउद्दीन खिलजी। ये भारत के दूर दूर क्षेत्रों में दक्षिण भारत में लगभग संपूर्ण भाग में इसका साम्राज्य था। तो ऑप्शन आपका ये नंबर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, मीर हसन देहलवी निम्नलिखित में से किसके दरबार में था? चलिए यहाँ पर जवाब देना है, यहाँ पर आंसर में से क्या हो जाएगा? चलिए यहाँ पर जवाब देना है, मीर हसन देहलवी किसके दरबार में था? 35 नंबर में। तो दोस्तों ये था आपके अलाउद्दीन खिलजी। आंसर आपका ये नंबर इसका राइट हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी इसका आंसर राइट बनेगा। देखो मीर हसन देहलवी, अमीर खुसरो, अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे और मीर हसन देहलवी का वास्तविक नाम क्या था? मीर गुलाम हसन था। मीर हसन देहलवी का नाम वास्तविक था नाम मीर गुलाम हसन था। अगला क्वेश्चन दिया गया है, अलाउद्दीन खिलजी का पहला सैन्य अभियान निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के विरुद्ध था? दोस्तों यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी का पहला जो सैन्य अभियान था ये था आपके रणथंभौर। इसको ऑप्शन भी हो जाएगा रणथंभौर, इसका आंसर राइट हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया गया, यहाँ पर दिया है अलाउद्दीन खिलजी ने निम्नलिखित में से किस कर की शुरुआत की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने कर जो था ये था घड़ी कर। दोस्तों याद रखिएगा घड़ी कर जो आपका है इसकी भी शुरुआत इसने किया था, है ना। और भी कई प्रकार के टैक्स भी दोस्तों आपके अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा लगाए गए थे। यहाँ पर जैसे चराई कर हो गया, है ना, जिसे चरी कर कहते थे। दुधारू पशुओं पर भी लगाते थे, है ना। घड़ी कर हो गया, घरों पर झोपड़ियों पर कर लगाते थे। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि आने वाले समय में भी ऐसा प्रतीत होता है कि आप लोगों को इसी प्रकार का टैक्स देना ही पड़ेगा हर प्रकार से। अच्छा मकान बना है तो उसका भी टैक्स होगा, घर में भैंस भी अच्छे दूध देती तो उसका भी टैक्स लगेगा। आने वाला समय कुछ ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आप सबको बहुत ही महंगे महंगे टैक्स से गुजरना पड़ेगा, व्यक्ति को सिर्फ जीने के लिए ही कमाना पड़ेगा। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, यादव
शासकों की राजधानी इनमें से क्या थी? यादव शासकों की राजधानी अड़तीस को ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर देवनागरी इसका जो आंसर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा देवनागरी, है ना। इनकी राजधानी दौलताबाद के देवगिरी में थी आपकी। अगला क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर दिया गया दिल्ली का सेनापति जिसने सफलतापूर्वक मदुरै पर आक्रमण किया। यहाँ पर जवाब दीजिए कि दिल्ली का सेनापति जिसने सफलतापूर्वक मदुरै पर आक्रमण किया था, यहाँ पर आंसर आपका सी मलिक काफूर। आपने नाम सुना होगा मलिक काफूर, ठीक है। यहाँ पर आंसर सी राइट हो जाएगा। यहाँ पर कहा जाता है कि इसे 1000 दिनार में मलिक काफूर को खरीदा था किसने? नुसरत खान ने खरीदा था, इसलिए इसे 1000 दिनारी के नाम से भी जानते हैं। मलिक काफूर को 1000 दिनारी के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, कह रहा आपसे अगला क्वेश्चन कि दिल्ली का शासक जो खिलजी था ये क्या था भाई? तो देखिए ये आपका तुर्की था, जो ये था ये तुर्की था दोस्तों, तुर्की से संबंधित है और खिलजी क्रांति भी इसे कहा जाता है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि किसको द्वितीय सिकंदर के नाम से जानते हैं? द्वितीय सिकंदर के नाम से जानते हैं किसे? चलिए हम तो जंगल में रह लेंगे तो अच्छी बात है किसको द्वितीय सिकंदर कहा जाता है? तो जंगल भी नहीं बचे भाई, अब तो जंगल भी नहीं रह गया है, क्योंकि कोई जंगल में रह लेगा, घर नहीं बनाएगा, जंगल में रह लेगा, जंगल भी खत्म हो रहे हैं, है ना। पहले कुआं भी था, कुआं भी नहीं मिलेगा, हैंड पाइप होंगे वो भी नहीं मिलते हैं, घर घर समरसेबल लगता है, सब वही सब सिस्टम चल रहा है अब तो। देखिए द्वितीय सिकंदर के नाम से अगर पूछा गया है तो दोस्तों आपका अलाउद्दीन खिलजी इसका आंसर डी नंबर है राइट होगा, अलाउद्दीन खिलजी बनेगा। यहाँ पर दिया बाजार अधिनियम नीति किसके द्वारा लागू की गई थी? बाजार अधिनियम नीति किसके द्वारा लागू की गई थी दोस्तों? यहाँ पर आंसर देना है और राइट आंसर में से क्या हो जाएगा? 42 नंबर में। 42 की अगर बात करें दोस्तों 42 नंबर में तो ऑप्शन में से क्या हो जाएगा? अलाउद्दीन खिलजी। चलिए अलाउद्दीन खिलजी इसका आंसर जो आपका सी नंबर है यहाँ पर राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है तुगलक वंश। टिपू सुल्तान ने कृषि की देखभाल के लिए एक अलग विभाग दीवान ए अमीर को ही की स्थापना की। चलिए यहाँ पर जवाब देना है। यहाँ पर दिया है कि सुल्तान ने कृषि की देखभाल के लिए एक अलग विभाग दीन ए अमीर को ही की स्थापना की थी। 43 का जो ऑप्शन दिया गया है यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन बनेगा डी मोहम्मद बिन तुगलक, इसका जो आंसर है यहाँ पर डी नंबर है राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर दिया है गयासुद्दीन तुगलक अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के दौरान का राज्यपाल था। दोस्तों यहाँ पर याद रखिएगा गयासुद्दीन तुगलक अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के दौरान पंजाब का राज्यपाल था। याद रखिए पंजाब का राज्यकाल था। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भारत के उत्तर पूर्वी भाग में त्रिपुरा की पूर्वी रियासत पर वंश का शासन था। तो त्रिपुरा की पूर्व रियासत पर जो शासन था वो किसका था? ये आपका एक वंश था मणिक के वंश। दोस्तों मणिक के वंश जो कि ऑप्शन है यहाँ पर आपका डी नंबर इसका राइट हो जाएगा, मणिक को राजवंश। और इसके शासक में कौन नाम आता है? वीर चंद्र मणिक। ये अगरतला का नगरीकरण किया था। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा आपसे इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था दोस्तों? तो याद रखिएगा मोहम्मद बिन तुगलक के समय में आया। यहाँ पर आंसर आपका सी नंबर है राइट हो जाएगा। और यहाँ पर अगला, अच्छा ये जो आपका इब्न बतूता था ये कहाँ का था? तो ये अफ्रीका के मोरक्को का था, है ना, अफ्रीका के मोरक्को का था जिसने यहाँ पर कह सकते हैं यात्रा की थी। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा आपसे अगला क्वेश्चन कि मोहम्मद बिन तुगलक किसमें कुशल था? मोहम्मद बिन तुगलक किसमें कुशल था? यहाँ पर मोहम्मद बिन तुगलक जो था दोस्तों वो दर्शन शास्त्र पर बहुत ही विद्वान था दोस्तों। खगोल शास्त्र, दर्शन, गणित, तर्क शक्ति आदि चीजें आपको इसको बहुत ही तरीके से थे। दुनिया का खान कहा जाता था। अभिलेखों में दोस्तों एक राजमुंदरी अभिलेख है, राजमुंदरी अभिलेख में दुनिया का खान जो कहा गया है, दुनिया का खान दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक को कहा गया है। बहुत पढ़ा लिखा था लेकिन किस्मत ने साथ नहीं दिया। जैसे कि अभी देखा जाए बहुत पढ़े लिखे होंगे लेकिन किस्मत साथ नहीं दे रही होगी, किसी की जॉब नहीं लग रही होगी, उसी के समय उसी का दोस्त जो है उसका कमजोर होगा, उसकी शायद जॉब लग गई होगी। तो कहा जाता है ना कि किस्मत साथ नहीं देती है। जब साथ नहीं देती है तो चाहे जितना पढ़ा लिखा हो उसका समय खराब होता है तो फिर बड़ी दिक्कतें हैं। वैसे इसको साथ आपकी घटना घटी थी। यहाँ पर अगला दिया गया है कि दिल्ली के एक सुल्तान ने खैरात विभाग, सरकारी अस्पताल और रोजगार दफ्तर बनवाया था। यहाँ पर देखिए ये इनका नाम है फिरोज शाह तुगलक। यहाँ पर आंसर आपका नंबर राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, निम्नलिखित में से किस दिल्ली सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण बताया है? चलिए विरोधों का मिश्रण जो बताया है दिल्ली सुल्तान इतिहासकारों ने, यहाँ पर 49 नंबर में सी हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक इसका आंसर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि किसने सन 1329 से लेके 1330 के बीच तांबे के सिक्के रूप में मुद्रा चलाई थी? तांबे के सिक्के जो चलाया वो किसने चलाया था? यहाँ पर दोस्तों आपका जवाब देगा मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन सी हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे दिया गया है, मोहम्मद बिन तुगलक एक असफल शासक था। भाई ये बताइएगा असफल शासक था, कह रहा वो पागल था? तो ऐसा तो आप नहीं कह सकते हैं कि सर वो पागल था, है ना, इतना पढ़ा लिखा था बेचारा,
पागल कहकर उसकी महत्ता को हम कम नहीं कर सकते हैं। फिर दिया वह व्यवहारिक व्यक्ति नहीं था, यही बात बिल्कुल सही आ रही, याद रखिएगा, क्योंकि उसने राजधानी का स्थानांतरण तो किया ही किया था, उसने चीन के साथ भी युद्ध किया था। वह व्यवहारिक व्यक्ति नहीं है। सफल दोस्तों यहां पर कह सकते हैं वही व्यक्ति होता है जो सामाजिक होता है, व्यवहारिक होता है। और जो व्यक्ति व्यवहारिक नहीं होता उसको समाज में उसको जगह भी नहीं मिलती है, समाज उसे उखाड़ फेंकती है। तो दोस्तों यहाँ पर आज के समय में जीना है तो समाज का ज्ञान होना चाहिए। ये व्यवहारिक व्यक्ति नहीं था, बस यही इसके अंदर कमियां थी। ज्यादातर उनकी नीतियां असफल रही थी क्योंकि किसी से मतलब नहीं रखता था। इस वजह से मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से स्थानांतरित की थी, वो आपका कौन सा है? चल यहां पर बताइएगा। पागलपंथी करता था। चलिए, वर्तमान का दौलताबाद जिसे मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से स्थानांतरित किया, वो आपका कहां पर है? तो 52 के ऑप्शन में से क्या हो जाएगा? ऑप्शन बनेगा बी, औरंगाबाद इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। दौलताबाद है, औरंगाबाद। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है दिल्ली का सुल्तान जिसने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगा दिया। चलिए बेचारे अब जजिया कर से ब्राह्मण भी परेशान हो गए। यहाँ पर दोस्तों नाम है फिरोज शाह तुगलक। यहाँ पर आंसर सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। और सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरुआत की थी, ब्राह्मणों पर जजिया कर फिरोज शाह तुगलक ने स्टार्ट कर दिया। ठीक है, अकबर ने जजिया कर को हटा दिया था, औरंगजेब ने जजिया कर को पुनः लगा दिया था। तो ये प्रक्रियाएं आपकी समय समय पर अपडेट होती रहती हैं। अगला वंश आपका आ चुका है लोधी वंश, सैयद वंश या तत्कालीन दक्षिण भारत के जितने भी आपके राज्य। देखो यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, सल्तनत पर सरकी वंश का शासन था। यहां पर बताना है कि आपका जो 54 का ऑप्शन बनेगा इनमें से, तो दोस्तों याद रखिए इसका ऑप्शन भी हो जाएगा जौनपुर। जौनपुर दोस्तों सल्तनत पर सरकी वंश का शासन था। इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। और इसकी स्थापना किसने किया था? तो याद रखिए इसकी स्थापना ख्वाजा ए जहां मलिक ने किया था, जो कि 1394 ईस्वी में किया था। एक क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर जौनपुर से और बनता है कि पूर्व का सिराज किसे कहते हैं? तो याद रखिएगा जौनपुर को पूर्व का सिराज भी कहा जाता है। यहां पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहे सैयद वंश की स्थापना किसने की थी? सैयद वंश की स्थापना किसने किया था? यहां पर 55 का ऑप्शन देना है। दोस्तों यहां पर देख सकते हैं आपका जवाब इनमें से क्या हो जाएगा? बी नंबर जिसका भी ऑप्शन आया है यहां पर खिज्र खां बिल्कुल जवाब इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। दोस्तों यहां पर अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित को कालक्रम में व्यवस्थित करना है। यहां पर कालक्रम इनमें से कौन सा सही हो सकता है? देखिए यहां पर जो सबसे पहले आया था दोस्तों याद रखिए इलबारी तुर्क आए थे। कौन? इलबारी तुर्क को हम लोग गुलाम वंश कहते हैं, क्योंकि गुलाम वंश के अधिकतर जो आपके थे वो आपके इलबारी कबीले या इलबारी तुर्क के थे। यहाँ पर सबसे पहले तो आपका 4 आएगा, ठीक है ना। इसके बाद यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर देखिए खिलजी आया था, यहाँ पर खिलजी हो गया। खिलजी के बाद कौन आया था? तो यहाँ पर देखिए तुगलक हो गया, है ना। फिर यहाँ पर आपका सैयद हो गया, फिर लोधी हो गया। तो यहाँ पर आंसर आपका जो जवाब बनेगा वो आपका डी हो जाएगा। 4 5 1 3 2 इसका ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। और यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं, है ना। और यहाँ पर एक बार सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहे पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था? पानीपत का प्रथम युद्ध जो हुआ ये किस वर्ष हुआ था? चलिए यहाँ पर ऑप्शन देना है। और आपका जो जवाब इनमें से हो जाएगा 1526 में। दोस्तों 1526 इसका ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं 1526 में यहाँ पर पानीपत का पहला युद्ध हुआ, जिसमें से विजय मिली थी किसे? बाबर को। पराजित हुआ था इब्राहिम लोधी। पानीपत का दूसरा युद्ध आपका देखिए 1556 में, और इसमें विजय प्राप्त हुई थी आपके अकबर जो कि बैरम खां, और इसमें से आपका पराजित हुआ था हेमू, है ना। और पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था आपके 1761 में, और अहमद शाह अब्दाली इसमें से क्या हुआ था? विजय हुआ था। और इसमें से दोस्तों यहाँ पर हारा था मराठा जो कि सदाशिव राय। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, लोधी वंश का अंतिम शासक इनमें से कौन था? डेली क्लास लिया करिए, गोला मत मारा करें। चलिए लोधी वंश का अंतिम शासक पूछा गया 58 नंबर में, ऑप्शन क्या बनेगा? तो देखिए 58 का ऑप्शन यहाँ पर आंसर आपका आ गया है डी नंबर, बी नंबर। दोस्तों यहाँ पर आपका बी बनेगा, सिकंदर नहीं बताना है। यहाँ पर इब्राहिम लोधी जो आपका आंसर है यहाँ पर राइट हो जाएगा, इब्राहिम लोधी हो जाएगा। एक क्वेश्चन आपसे बनता है कि इब्राहिम लोधी युद्ध स्थल में मारा जाने वाला पहला और अंतिम सुल्तान था। दोस्तों याद रखिएगा युद्ध के मैदान में। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि आगरा शहर का संस्थापक इनमें से कौन था? आगरा शहर का संस्थापक इनमें से कौन था? चलिए आगरा शहर का संस्थापक इनमें से आपका हो जाएगा सिकंदर लोधी, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा, सिकंदर लोधी इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। यहाँ पर एक पॉइंट आपसे बनता है कि भूमापन के लिए एक पैमाना बनाया था, भूमापन के लिए एक पैमाना बनाया था, सिकंदरी एक गज का प्रारंभ किया था ना, गजे सिकंदरिया, सिकंदरी गज प्रारंभ इसी के समय हुआ था। अगला क्वेश्चन दिया गया है, बहमनी साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? चलिए बताइएगा बहमनी साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो दोस्तों यहाँ पर आंसर क्या बनेगा? 60 नंबर का ऑप्शन देना है। 60 का ऑप्शन आ रहा है, कह रहे हैं डी नंबर होगा, कुछ लोग यहाँ पर ए नंबर दे रहे हैं। चलिए यहाँ पर अभी सही नहीं है जवाब भाई, 60 नंबर का अभी तक जिन लोगों ने जवाब दिया है गलत दिया है। चलिए जल्दी से जवाब दीजिए। यहाँ पर देखिए बहमनी साम्राज्य की जो स्थापना किया था वो आपके अलाउद्दीन हसन। यहाँ पर जो आंसर आपका दिया गया है वो आपका बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। दोस्तों ये तुर्क अफगान था, सूबेदार था अलाउद्दीन हसन बहमन शाह। याद रखिएगा कि इसका पूरा नाम यहाँ पर नहीं दिया है, इसका पूरा नाम है अलाउद्दीन हसन बहमन शाह, ठीक है। तो बहमन शाह से याद रखिए ये इसका पूरा नाम था। अब आपको याद रखना है यहाँ पर अलाउद्दीन हसन बहमन शाह, ऑप्शन बी बनेगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है,
निम्नलिखित में से किसने तुंगभद्रा दोआब के लिए लड़ाई नहीं लड़ी है? तो दोस्तों तुंगभद्रा दोआब अर्थात दो नदियों के बीच की जो आपका स्थान उसे दूसरे दोआब कहते हैं। और इसमें से दोस्तों जो लड़ाई नहीं लड़ा था वो आपके गोलकुंडा और अहमद शाह साम्राज्य इन लोगों ने नहीं लड़ा है। अदर आपके यहाँ पर दो नदियों के बीच अर्थात ये मैदानी में ये कहीं ना कहीं भाग जरूर लेते थे, पल्लव और चालुक्य, चोल, कल्याण, विजयनगर और बैमरी साम्राज्य। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है विजयनगर शासकों में से सबसे प्रसिद्ध शासक किसे माना जाता है? विजयनगर शासकों में से सबसे प्रसिद्ध शासक इनमें से कौन था? चलिए यहां पर 62 का ऑप्शन देना है और 62 का ऑप्शन दोस्तों इनमें से राइट क्या हो जाएगा 62 नंबर में? तो देखिए आपका जवाब हो जाएगा ए नंबर कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय दोस्तों ये आपका तुलु वंश का और तीसरे नंबर का महान शासक था। ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर। यहां पर आगे बढ़िएगा। हेलो भैया, हेलो, टाइम से आया करिए सभी लोग। चलिए उस नदी का नाम बताएं जिसके किनारे विजयनगर शहर बसा हुआ है। चलिए बताइएगा, उस नदी का नाम बताएं जो विजयनगर शहर के किनारे बसा है, मतलब जिसके किनारे विजयनगर शहर बसा है। तो 63 का ऑप्शन यहां पर हो जाएगा डी, तुंगभद्रा। इसका आंसर आपका डी नंबर है, राइट हो जाएगा, तुंगभद्रा हो जाएगा। ठीक है, कुछ लोग भी दे रहे हैं यहां पर भैया, जो आपका 63 का ऑप्शन है वो तुंगभद्रा नदी इसका आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, नींद कम लगे करे, अलार्म लगा लिया करे सब लोग। देखो दिया, बहमनी राजाओं की राजधानी क्या थी? बहमनी राजाओं की राजधानी पूछा गया है और बहमनी राजाओं की राजधानी थी गुलबर्गा। क्या हो जाएगा? गुलबर्गा दोस्तों, याद रखिएगा। और ये दक्कन का एक इस्लामी राज्य हुआ करता था। यहां पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कृष्णदेव राय के मित्रतापूर्वक संबंध किससे थे? कृष्णदेव राय के मित्रतापूर्ण जो संबंध थे वो आपके किसके थे दोस्तों, किसके साथ थे? तो याद रखिए पुर्तगालियों के साथ थी। इसका ऑप्शन आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा। जिसके बदले पुर्तगालियों ने उन्हें अरबी घोड़े दिए थे, शस्त्र प्राप्त होते थे, जिससे वह अपनी सेना को शक्तिशाली बनाते थे। तो यहां पर आंसर आपका सी हो जाएगा। यहां पर आपसे अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है प्रसिद्ध मुस्लिम शासक चांद बीबी किस सम्राट से संबंधित थे? चलिए यहां पर जवाब देना है। गले में खिचखिच। प्रसिद्ध मुस्लिम शासक चांद बीबी की सम्राट से संबंधित थी। यहां पर देखिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये आपके अहमदनगर। इसका आंसर आपका सी नंबर इसका राइट हो जाएगा, अहमदनगर आपका आंसर बन जाएगा दोस्तों। यहां पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहे तालीकोटा का प्रसिद्ध युद्ध कब लड़ा गया था? तालीकोटा के युद्ध को राक्षसी तांगड़ी युद्ध भी कहा जाता है। याद रखिएगा, इस युद्ध को राक्षसी तांगड़ी युद्ध भी कहा जाता है और एक नाम भी होता है बन्नी हट्टी का युद्ध। क्या बोलते हैं? बन्नी हट्टी का युद्ध भी कहते हैं। तो यहां पर जो आपका 67 का ऑप्शन है वो आपका 1565 ईस्वी इसका आंसर राइट हो जाएगा। दोस्तों इसका परिणाम क्या हुआ कि विजयनगर की हार हुई थी और दक्षिण भारत से हिंदू शासन जो हुआ था वो आपका पतन हो गया था। तो यहां पर आंसर ये हो गया। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि विजयनगर साम्राज्य का पहला शासक कौन था जिसने बहमनियों से गोवा के महत्वपूर्ण किले को छीन लिया था? यहां पर इसका नाम था दोस्तों हरिहर सेकंड। हरिहर सेकंड जो आपका है ये पहला ऐसा शासक था जिसने बहमनियों से गोवा किला छीन लिया था दोस्तों। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, यहां पर दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत दिया गया है? कौन सा जोड़ा गलत दिया गया है यहां पर देखना है। वेन सांग दोस्तों चीनी यात्री था। यहां पर इब्न बतूता मोरक्को का आया था। यहां पर मेगस्थनीज ग्रीस का था। यहां पर दिया गया है फायान कह रहा है मलेशिया का था। ऐसा है कि भाई फायान एक चीनी यात्री था जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में भारत आया था, है ना? तो यहां पर गड़बड़ी है ऑप्शन डी पर। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कुषाण साम्राज्य का संस्थापक इनमें से कौन था? कुषाण साम्राज्य का संस्थापक इनमें से कौन था? तो दोस्तों यहां पर देखिए कुजुग, कडफिस, शेष। यहां पर जो आंसर आपका सी नंबर है ये आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, पल्लव वंश की राजधानी इनमें से क्या थी? पल्लव वंश की राजधानी पूछा गया है और पल्लव वंश की राजधानी इनमें से कौन सी है? तो जवाब हो जाएगा आपका कांचीपुरम। क्या हो जाएगा? कांचीपुरम इसका दोस्तों आंसर है, यहां पर राइट हो जाएगा। और यहां पर देखा जाए तो इस वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? क्वेश्चन पूछा जाता है पल्लव वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? तो याद रखिए नरसिंह वर्मन फर्स्ट। नरसिंह वर्मन फर्स्ट सबसे प्रसिद्ध शासक था। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि किस मंगोल शासक ने 1219 ईस्वी में ट्रांसवाकियाना के उत्तर पूर्व ईरान में आक्रमण किया था? तो दोस्तों इसका नाम है चंगेज खान दोस्तों। यहां पर आंसर डी हो जाएगा। चंगेज खान एक ऐसा आपका डॉन था दोस्तों, जहां पर ये जाता था तो कहते हैं धूल ही धूल उड़ा करती थी, है ना? इतनी बड़ी सेना थी इसकी। यहां पर आंसर आपका डी नंबर है, राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है भारतीय उपमहाद्वीप के बारे में जानकारी देने वाला अल-बरूनी के द्वारा लिखा गया ग्रंथ इनमें से कौन सा है? जो भारतीय इतिहास को यहां पर देता है, भारतीय उपमहाद्वीप के बारे में जानकारी देता है, तो अल-बरूनी के द्वारा क्या लिखा गया है? तो यहां पर देखिए किताब-उल हिंद, यहां पर ऑप्शन आपका बनेगा, ए नंबर हो जाएगा। और अल-बरूनी में बहुत गुण थे दोस्तों, फारसी विद्वान था, लेखक भी था, वैज्ञानिक भी था, विचारक भी था, है ना? और ये महमूद गजनी के साथ आया था दोस्तों, याद रखिएगा। अल-बरूनी ने देखा जाए तो कुल 14 किताबों में सबसे लोकप्रिय पुस्तक आपकी किताबुल हिंद को ही मानते हैं। यहां पर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि बंगाल के किस शासक ने चीन के साथ संबंध स्थापित किए थे? चलिए
यहाँ पर दिया है कि बंगाल के किस शासक ने चीन के साथ संबंध स्थापित किया। यहाँ पर ऑप्शन आपका ये हो जाएगा गयासुद्दीन आजम शाह। गयासुद्दीन आजम शाह जो कि बंगाल के तीसरे सुल्तान और इलियासी शाही वंश के शासक थे दोस्तों। यहाँ पर आंसर जो आपका ये नंबर इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है जो कि हम लोग अब पहुंच चुके हैं मुगल साम्राज्य में दोस्तों। कहां पर? मुगल साम्राज्य में आ चुके हैं और स्टार्ट करते हैं मुगल साम्राज्य में। यहाँ पर क्वेश्चन आपके सामने आ गया है कि 1526 ईस्वी में पानीपत में इब्राहिम लोदी को हराया और दिल्ली और आगरा पर कब्जा कर लिया था। चलिए यहाँ पर देखिए जवाब इनमें से क्या बनेगा। यहां पर देखिए आपका जो ऑप्शन इनमें से हो जाएगा वो आपका ये हो जाएगा बाबर। याद रखिएगा यहां पर दिया गया है कि 1526 में बाबर ने पानीपत में इब्राहिम लोदी को हराया और दिल्ली और आगरा पर क्या कब्जा कर लिया। तो ऑप्शन नंबर इसका राइट हो जाएगा दोस्तों। यहां पर आगे बढ़िए क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है मुगल किसके वंशज थे? मुगल किसके वंशज थे? मुगल किसके वंशज थे? टू को ऑप्शन देना है। चंगेज खां के थे दोस्तों। याद रखिएगा ये चंगेज खां के वंशज थे। चंगेज खां के 14वें वंशज थे। कौन? 14वें वंशज थे दोस्तों। याद रखिएगा वह मंगोल जनजातियों, चीन और मध्य एशिया का शासक हुआ करता था। तो इसका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि किसका प्रशासन एक मॉडल बन गया जिसका अनुकरण अकबर ने किया जब उसने मुगल साम्राज्य को मजबूत किया था। मतलब यहां पर 3 का ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, शेर शाह सूरी। याद रखिए शेर शाह सूरी का प्रशासन एक मॉडल बन गया था और इसी का अनुकरण अकबर ने भी किया था दोस्तों। 30 को ऑप्शन सी यहां पर राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से किसने 1579 में मजहरनामा की जारी किया था। चलिए यहां पर जवाब देना है। यहां पर देखिए मजहरनामा ऑप्शन आपका सी अकबर इसका जो आंसर है यहां पर राइट हो जाएगा दोस्तों। और अकबर को धर्म के मामले में उच्च बना दिया मजहरनामा के माध्यम से ही। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि किस मुगल सम्राट ने मकसूदाबाद नामक शहर का निर्माण किया जिसे बाद में मुर्शिदाबाद के नाम से जाना गया था। तो दोस्तों यहां पर देखिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर है अकबर इसका आंसर है, राइट हो जाएगा, अकबर हो जाएगा। यहां पर आगे बढ़िए क्वेश्चन दिया गया है कि मुगल प्रशासन के संदर्भ में अवाब वाब की सबसे उपयुक्त परिभाषा निम्नलिखित में से कौन सी है। यहां पर 6 नंबर को ऑप्शन देना है और 6 को ऑप्शन हो जाए आपका मूल किराए के ऊपर और ऊपर की भूमि पर लगाया जाने वाला जो कर आपका है ये कर हुआ करता था। अब आपकी ये आपकी है, ऑप्शन बी बन जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि अकबर के साम्राज्य में सैन्य कमांडो को कहा जाता था। अकबर के साम्राज्य में सैन्य कमांडो को कहा जाता था। 7 को ऑप्शन देना है और दोस्तों 7 का ऑप्शन सी यहां पर याद रखिए फौजदार। क्या बोलते थे? फौजदार इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। यहां पर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि अकबर ने फतेहपुर सीकरी किस संत के सम्मान में बनवाया था। फतेहपुर सीकरी जो बनवाया किस संत के सम्मान में बनवाया था। तो दोस्तों यहां पर हो जाएगा शेख सिहाबुद्दीन सुहरावर्दी। यहां पर आंसर जो आपका दिया गया है 8 नंबर में वो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर इसका हो जाएगा। क्या भैया नहीं गलत हो रहा है, कहाँ है शेख सलीम है, कहूँ है तो भाई शेख सलीम है भैया, शेख सलीम चिश्ती हैं। यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा। 8 का ऑप्शन बनेगा बी भैया, सुहरावर्दी नहीं है, ये आपकी चिश्ती दिया गया बी नंबर। ठीक है, शेख सलीम चिश्ती के सम्मान में बनवाया था। ठीक है, और शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से ही सलीम का जन्म हुआ था। यहाँ पर आगे बढ़िए क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से किसने मुगल कुलीनता का वर्णन करते हुए शाहजहां के शासनकाल में 4 चमन पुस्तक लिखी थी। 4 चमन पुस्तक लिखी थी दोस्तों। इनका नाम है चंद्रभान ब्राह्मण। क्या नाम है? चंद्रभान ब्राह्मण। यहाँ पर आंसर जो आपका है राइट हो जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर होता है शाहजहां के बारे में, तो शाहजहां के काल को स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा ये शाहजहां के काल को स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है तारीख ए दिलकुशा पुस्तक के लेखक कौन है। तारीख ए दिलकुशा पुस्तक के लेखक यहाँ पर राइट क्या हो जाएगा। तो दोस्तों ये आपके हो जाएगा भीमसेन, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, भीमसेन आपका हो जाएगा। और ये पुस्तक जो आपकी है फारसी भाषा में है। यहाँ पर औरंगजेब की सेना में लिपिक हुआ करता था यहाँ पर भीमसेन। यहाँ पर दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस सिख आध्यात्मिक गुरु के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने जहांगीर के विद्रोही पुत्र खुसरो की सहायता किया था। तो दोस्तों ये बताइएगा कौन से ऐसे आपके सिख गुरु थे जिन्होंने जहांगीर के विद्रोही पुत्र खुसरो की सहायता किया था। यहाँ पर 11 का ऑप्शन में से क्या बनेगा। तो दोस्तों 11 का ऑप्शन यहाँ पर बनेगा क्या, यहाँ पर बी नंबर है गुरु अर्जुन देव इसका आंसर है, राइट हो जाएगा गुरु अर्जुन देव। और दोस्तों ये सिखों के 5वें गुरु थे और जहांगीर के काल में दोस्तों इनकी मृत्यु कर दी गई थी। यहाँ पर ऑप्शन आपका बनेगा बी नंबर। आगे बढ़िए क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से किस लड़ाई में मौलवी अहमदुल्ला शाह ने हेनरी लॉरेंस के नेतृत्व वाली सेना को पराजित किया था। चलिए यहाँ पर जवाब देना है। कह रहा है किस लड़ाई में मौलवी अहमदुल्ला शाह ने हेनरी लॉरेंस के नेतृत्व वाली सेना को परास्त किया था। 12 नंबर में यहाँ पर ऑप्शन आपका दोस्तों डी हो जाएगा, चिन्हट का युद्ध। ये है चिन्हट का युद्ध है दोस्तों, याद रखिए इसको ऑप्शन बनेगा डी नंबर है, राइट हो जाएगा। 1857 30 जून 1857। हेलो, क्लास ले रहे हैं लाइव यार गुरुजी, 3 बजे क्लास ले रहे हैं, देखो तो पहले। चलिए
ये आईपीएल वाले हैं, कह रहे हैं ज्वाइन करिए। चलिए देखिए यहाँ पर ऑप्शन जो आपका हो जाएगा डी हो जाएगा, चिन्हट का युद्ध हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है कि 1751 ईस्वी में द सीस ऑफ आरकोट में कौन विजयी हुआ था। यहां पर जवाब देना है कि 1751 ईस्वी में द सीस ऑफ आरकोट में कौन विजयी हुआ था। 13 का ऑप्शन देना है। यहां पर 13 की अगर बात करते हैं दोस्तों, ऑप्शन बी हो जाएगा ब्रिटिश। यहां पर आंसर आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा, ब्रिटिश हो जाएगा। ये शायद आप पहली बार सुने होंगे। याद रखिए आरकोट की जो घेराबंदी की गई थी वो ब्रिटिश और फ्रांसीसी और आरकोट के नवाब की संयुक्त सेना के बीच की गई थी। और 1754 में पादुचेरी जो पुडुचेरी है इसकी संधि के साथ ये युद्ध भी समाप्त हुआ था। यहां पर दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा यंदावो की संधि जो कि 1826 के माध्यम से कब्जा कर लिया गया था। तो दोस्तों यहां पर जो आपका आंसर दिया गया है, यहां पर राइट क्या हो जाएगा 14 नंबर में, वो ऑप्शन सी हो जाएगा, आपका असम बन जाएगा। क्या हो जाएगा, असम, इसका आंसर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से 1947 में हैदराबाद का निजाम कौन था। हैदराबाद का निजाम इसमें से पूछा गया है। और हैदराबाद का निजाम दोस्तों इनमें से कौन था, यहां पर उस्मान अली दोस्तों, यहां पर ए नंबर इसका राइट हो जाएगा, उस्मान अली था दोस्तों। हैदराबाद को ऑपरेशन पोलो के तहत भारतीय राज्य में मिलाया गया था। क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि हैदराबाद को किस ऑपरेशन के तहत, तो याद रखिए ऑपरेशन पोलो के तहत भारतीय राज्य में इसे मिलाया गया था। अगला क्वेश्चन दिया गया है मध्ययुगीन इंडो इस्लामिक वास्तुकला के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा पिस्ताक का अर्थ यहां पर दिया गया है। दोस्तों पिस्ताक का जवाब देना है, क्या हो जाएगा। चलिए 3:20 में कहां क्लास चली है भाई। चलिए देखिए 16 की अगर बात करें तो यहां पर आंसर आपका बनेगा बी, लंबा प्रवेश द्वार। क्या, इंडो इस्लामिक वास्तुकला में पिस्ताक का अर्थ होता है एक लंबा प्रवेश द्वार। ठीक है ना, और इमारत के धनुषाकार उद्घाटन की चार ओर एक आयताकार फ्रेम है। तो यहां पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है यार आपसे, मुगल सम्राट शाह आलम ने वर्ष में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल प्रांत के दीवान के रूप में नियुक्त किया था। तो दोस्तों यहां पर जवाब देना है, क्या हो जाएगा 17 नंबर में, 17 का ऑप्शन हो जाएगा आपका 1765, इसका आंसर है, राइट हो जाएगा कि मुगल सम्राट शाह आलम ने वर्ष 1765 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल प्रांत के दीवान के रूप में नियुक्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है अली वर्दी खां के नवाब थे। अली वर्दी खां जो था भैया नवाब कहां का था ये नवाब, तो भैया ये अपने कहां के, बंगाल के नवाब थे। इसका ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा, सी नंबर है, बंगाल के नवाब थे। अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से किसे वर्ष 1880 में प्राचीन स्मारकों का क्यूरेटर नियुक्त किया गया था। बताइएगा 1880 माफ करिए 1880 में प्राचीन स्मारकों का क्यूरेटर नियुक्त किया गया। 19 नंबर में यहां पर जो आंसर आपका ये हो जाएगा, इसे बोलते हैं एच.एल. कोल। एच.एल. कोल यहां पर आंसर आपका जो बनेगा वो आपका ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। यहां पर दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस राजवंश ने कन्नौज अर्थात कन्याकुब्ज को अपनी राजधानी बनाया। चलिए बताइएगा कि कन्नौज जिसे हम लोग कन्याकुब्ज के नाम से भी जानते थे, इसे अपनी राजधानी जो बनाया किसने बनाया था। तो ये है आपके प्रतिहार राजवंश, ऑप्शन सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। दोस्तों आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कह रहा है वर्ष 1815 में भारत के पहले सर्वेयर जनरल किसे नियुक्त किया गया था। वर्ष 1815 में भारत के पहले सर्वेयर जनरल किसे नियुक्त किया गया था। 21 का ऑप्शन दोस्तों यहां पर हो जाएगा सी, यहां पर कॉलिन मैकेंजी, ऑप्शन सी यहां पर राइट हो जाएगा, कॉलिन मैकेंजी इसका आंसर बनेगा। यहां पर दिया गया है कि दिल्ली स्थित कुतुब मीनार में कितनी मंजिलें हैं। बताइएगा दिल्ली स्थित कुतुब मीनार में कितनी मंजिलें हैं, बताइएगा। यहां पर जवाब क्या हो जाएगा, चलिए गलत मत करियो इसको, है ना। चलिए यहां पर 22 का ऑप्शन आ गया, डी नंबर। वाह क्या बात है, क्या बात है। यहां पर देखिए भाई, आपको मालूम है कि लास्ट मंजिल 5वीं थी जो कि फिरोज शाह तुगलक, है ना, संगमरमर से करवाया था। यहां पर आंसर सी हो जाएगा, 5 मंजिल है, याद रखिए 73 मीटर ऊंची आपकी है। फिरोज तुगलक ने चौथी और 5वीं मंजिल का निर्माण करवा के संगमरमर के माध्यम से करवाया था। यहां पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि आसफ जाही वंश के निजामों ने भारत के किस हिस्से पर शासन किया था। यहां पर बताइए क्या हो जाएगा। अच्छा 2 भाग आपने बनवा दिया होगा, हो सकता है। चलिए एक ताजमहल भी बनवा देना तो दूसरा ताजमहल भी हो जाएगा, है ना। शायद किसी ने कहा भी था कि हम तुम्हारे याद में ताजमहल भी बनवा देंगे। देखो दिया गया आसफ जाही वंश के निजामों ने भारत के किस हिस्से पर शासन किया था। 23 का ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, दक्कन प्रांत। इसका ऑप्शन डी यहां पर राइट हो जाएगा, दक्कन प्रांत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन पुर्तगाली लेखक ने जिन्होंने दक्षिण भारत में व्यापार और समाज के बारे में लिखा है। तो दोस्तों यहां पर देखिए पुर्तगाली लेखक थे कौन, ये हैं डुआते बारबोसा। डुआते बारबोसा इन्होंने कह सकते हैं कि जो दक्षिण भारत में व्यापार और समाज था उसके बारे में इन्होंने लिखा है। यहां पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन 11वीं शताब्दी में उज्बेकिस्तान से भारत आया था। चलिए बताइएगा यहां पर आंसर क्या हो जाएगा, किस किसने कहा था। दरोगा जी याद है कि नहीं याद है, हमें तो याद है। चलिए निम्नलिखित में से कौन 11वीं शताब्दी में उज्बेकिस्तान से भारत आया था। 25 नंबर का
यहाँ पर ऑप्शन बनेगा डी नंबर अल बरूनी। दोस्तों यहाँ पर 25 का ऑप्शन अल बरूनी इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित विदेशी यात्रियों में से कौन अपने संबंधित देश के साथ सही ढंग से मेल नहीं खाता है जिसमें से वे रहते हैं। मतलब यहाँ पर दिया गया है जो आपका पीटर मुंडी है वो आपका चीन का है, ठीक है, ये आपको दिया गया है। और दोस्तों यही बात गलत दी गई है, ठीक है। पीटर मुंडी जो था ये यूरोप का दार्शनिक था। कहां का? ये यूरोप का था, यूरोप का था, ठीक है। इब्न बतूता मोरक्को का था, मार्को पोलो इटली का था और अल ब्रूनी आपका उज्बेकिस्तान का था, ठीक है। यहां पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, यहां पर दिया है सूफी परंपराओं के संदर्भ में समा शब्द का अर्थ में से क्या होता है। समा शब्द आपने सुना होगा, और ये समा शब्द क्या होता है सूफी संतों में, तो ये होता है पवित्र गीतों का पाठ होता है दोस्तों, पवित्र गीतों का पाठ होता है। जैसे अखंड रामायण होती है, जैसे कवालियां होती हैं, वैसे सूफी परंपराओं में समा भी क्या होता है, पवित्र गीतों का पाठ होता है। यहां पर दिया गया है कि हाफिज एक सदी के कवि थे जिनकी कविताओं का संग्रह दीवान या दीवान ए हाजिब के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों भैया हाफिज ये किस समय की बात हो रही है, ये समय है आपके 14वीं शताब्दी के आपके कवि रहे हैं। इनकी कविताओं का संग्रह दीवान या दीवान ए हाफिज के नाम से जाना जाता है। यहां पर दिया गया है कि 1824 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के कार्यान्वयन के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह का नेतृत्व करने वाले पहले भारतीय शासकों में से कौन थे। तो दोस्तों 26 नंबर का जो ऑप्शन है यहां पर राइट आंसर में से हो जाएगा कौन सा, सॉरी 29 नंबर का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो 29 का ऑप्शन डी हो जाएगा आपका ये है कित्तूर चिन्नम्मा। क्या नाम है? कित्तूर चिन्नम्मा। ये पहले भारतीय शासक थे जिन्होंने 1824 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ व्यय संपत्ति का नियम को लागू करने के लिए यहां पर सशस्त्र विद्रोह का नेतृत्व किया था। यहां पर अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शहर उसकी स्थापना के तुरंत बाद बहमनी सल्तनत की राजधानी बन गया था। तो दोस्तों यहां पर देखिए पहले ये राजधानी मतलब स्थापना हुई और तुरंत बहमनी साम्राज्य की क्या हो गई, ये राजधानी हो गई थी। तो ये है दोस्तों आपका ऑप्शन बी, यहां पर असनाबाद। असनाबाद इसका जो आंसर है यहां पर राइट हो जाएगा। दोस्तों यहां पर दिया गया अगला क्वेश्चन है कि समानता मुगल प्रांतीय शासन में दीवानी का क्या अर्थ था। मुगल के समय में दीवानी शब्द किसके कहते थे। तो दोस्तों 31 को ऑप्शन यहां पर डी हो जाएगा, राजस्व प्रशासन को दीवानी के नाम से जानते हैं, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, रानी रुद्रमा देवी वंश की एक प्रसिद्ध शासक थी। रुद्रमा एक मूवी भी आपने देखा होगा दोस्तों, ये काकतीय वंश की एक प्रसिद्ध शासक थी। रुद्रमा देवी अपनी मृत्यु 1263 से लेकर 1289 तक दक्कन के पठार में काकतीय वंश की सम्राट रही थी। यहां पर आंसर आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। एक सुने ना गौना गोनो रेड्डी जोन वाला है, वही वाला है मूवी, ठीक है। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक कर्नाटक राज्य में है, बताइए कर्नाटक में क्या है, कर्नाटक में कौन सा चीज है बताइए। यहां पर बड़ा इमामबाड़ा, चार मीनार, कुतुब मीनार या गोल गुंबज। तो आप कहेंगे सर गोल गुंबज है, ऑप्शन बनेगा यहाँ पर डी नंबर। अगला दिया गया है विक्रम, कौन से विक्रमादित्य यहाँ पर 6 जिनके दरबारी कवि बिल्हड़ ने उनकी जीवनी लिखी थी, राजवंश के शासक थे 34 नंबर में। तो यहाँ पर दोस्तों आपका जवाब हो जाएगा डी नंबर चालुक्य। क्या हो जाएगा, चालुक्य इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि बादामी किसकी प्रारंभिक राजधानी थी। बादामी किसकी प्रारंभिक राजधानी थी, बादामी किसकी प्रारंभिक राजधानी थी। तो यहाँ पर याद रखिए चालुक्य की प्रारंभिक राजधानी थी, ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर है। और अगला क्वेश्चन दिया गया है रंग घर एशिया के सबसे पुराने अखाड़ों में से एक है और वंश के राजा द्वारा बनवाया गया था। तो रंग घर बनाया गया था किसके द्वारा, तो ये बनवाया गया था आपके अहोम के द्वारा। यहाँ पर आंसर हो जाएगा अहोम हो जाएगा, अहोम, ठीक है। अहोम एक राजवंश था इसके द्वारा। यहाँ पर दिया गया है कि 14वीं शताब्दी की एक महिला संत लाल डेड सबसे पुरानी, सबसे शुरुआती और सबसे प्रसिद्ध कवित्री में से एक आपकी है। यहाँ पर 37 नंबर में ऑप्शन बी ये कश्मीरी, अर्थात दोस्तों एक महिला संत हैं जो कि लाल डेड सबसे शुरुआती और सबसे प्रसिद्ध कश्मीरी कवित्री में से एक थी, ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर। यहाँ पर दिया निम्नलिखित में से किसे औरंगाबाद शहर का संस्थापक माना जाता है। चलिए जवाब देना है, यहाँ पर जवाब देना जी हाँ, देखिए दिया गया है निम्नलिखित में से किसे औरंगाबाद शहर का संस्थापक माना जाता है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन डी हो जाएगा, ये है आपका मलिक अंबर। कौन है, मलिक अंबर दोस्तों, ये 1610 में औरंगाबाद शहर का संस्थापक माना जाता है, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सूर्यवंशी गजपति वंश का संस्थापक था जिसने 15वीं शताब्दी में उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के कुल हिस्सों पर या कुछ हिस्सों पर शासन किया था। तो दोस्तों यहाँ पर 39 को ऑप्शन सी, इनका नाम है कपिलेंद्र देव। कपिलेंद्र देव ये सूर्यवंशी गजपति वंश के संस्थापक थे। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है मुगल सम्राट ने आलमगीर की उपाधि धारण की थी। यहाँ पर बताइएगा कि कौन ऐसे आपके मुगल सम्राट थे जिन्होंने आलमगीर की उपाधि धारण की थी। जवाब हो जाएगा आपका औरंगजेब, ठीक है, औरंगजेब इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है
निम्नलिखित में से किसे शाहजहां द्वारा सुल्तान बुलंद इकबाल की उपाधि दी गई थी? सुल्तान बुलंद इकबाल की उपाधि दी गई, किसे दी गई थी? तो यहां पर ऑप्शन आपका ये हो जाएगा दारा। दोस्तों दारा को ये उपाधि दी गई थी। दारा सिको और जहांआरा दोनों ही मुगल शासक, जो शासक शाहजहां थे उनके आजीजक थे। यहां पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन मारवाड़ के राजपूत साम्राज्य से संबंधित नहीं रखता है? मारवाड़ के राजपूत साम्राज्य से संबंध नहीं रखता था 42 नंबर में। तो देखिए यहां पर जो राणा कुंभा है, राणा कुंभा दोस्तों, ये मारवाड़ के राजपूत है ना, राजपूत साम्राज्य से संबंध नहीं रखते थे। राणा कुंभा का संबंध मेवाड़ साम्राज्य से था दोस्तों, ठीक है, मेवाड़ साम्राज्य से था, मारवाड़ से नहीं, ठीक है। कहां से संबंधित था? मेवाड़ से था, मेवाड़ से, ना कि मारवाड़ से, ठीक है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है 1494 ईस्वी में किसको फरगना का शासक बनाया गया था और उस समय उसकी उम्र सिर्फ 12 वर्ष थी? तो दोस्तों 12 वर्ष के ये हैं आपके बाबर, ऑप्शन डी यहां पर राइट हो जाएगा, बाबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है, गोवा की लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी? गोवा की लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी? गोवा की लड़ाई, तो दोस्तों यहां पर गोवा की लड़ाई हुई थी 1510 में। याद रखिए 1510 में पुर्तगाली नौसेना द्वारा तत्कालीन मुगल साम्राज्य को पराजित कर पुर्तगालियों ने इसके कुछ क्षेत्र पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि चौसा का युद्ध हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच 26 जून को लड़ा गया था। तो दोस्तों ये बताइएगा कि चौसा का युद्ध जो हुआ वो कब और किसके बीच हुआ, कैसे हुआ, इसके बारे में जवाब। धन्यवाद। सब लोग लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है।